मुस्कुराता है, लेकिन उसके चेहरे पर भाव ज्यादा बेहतर नहीं होता है। भाई बियाओ और तियानजून एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ये कोई अधीनस्थ संबंध नहीं है, वे संयोगवश मिले। उस समय तियानजून एक बार में वेटर था। कुछ मेहमानों ने जानबूझकर परेशानी खड़ी की। तियानजून ने बस इसकी भरपाई कर दी। हालांकि वो व्यक्ति हार मानने को तैयार नहीं था। तियानजून को धक्का देने की प्रक्रिया में उसने भाई बियाओ पर शराब गिरा दी, जो पास में शराब पी रहा था। भाई बियाओ उस समय गुस्से में थे और हो सकता है कि उस आदमी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली हो और अनजाने में भाई बियाओ को डांट दिया हो। भाई बियाओ इस स्थिति को कैसे सहन कर सकते हैं? उस समय वो उस लड़के को सबक सिखाने के लिए अपने छोटे भाई को ले गया, लेकिन तियानजून को कोई चोट नहीं आई। इतना ही नहीं, उस आदमी की पिटाई करने के बाद भाई बियाओ ने दूसरे पक्ष से न केवल उसके लिए बल्कि तियानजून के पैसे के लिए भी मुआवजा मांगा। शायद इस मामले में उसने पैसे निकाल दिए और अधिक सहज महसूस किया। दरअसल तियानजून अपने गुस्से के कारण पैसे लेने को तैयार नहीं था। हालांकि उस समय उनके पास पैसों की कमी थी। उन्हें और उनकी छोटी बहन को पिछले मकान मालिक ने बाहर निकाल दिया था और नई जगह खोजने के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने पैसे स्वीकार कर लिए। साथ ही वे काफी उत्साहित भी थे। हालांकि भाई बियाओ ने उसके लिए शुरुआत नहीं की। तियानजून ये हालांकि मैं बहुत आभारी हूँ और मैंने भाई बियाओ से कहा कि मैं उसके लिए 3 काम कर सकता हूँ। उस समय भाई बियाओ को कोई परवाह नहीं थी। उसे लगा कि वो मजाक कर रहा है और उसके साथ घुलना मिलना चाहता है। हालांकि जब तियानजून ने अपनी बहन को बसाया तो वह भाई बियाओ को खोजने गया। उस समय भाई बियाओ एक जगह के लिए दूसरे गैंगस्टर से लड़ रहा था। चूंकि तियानजून खुद की मदद करना चाहता था, उसने तियानजून को उसे मारने के लिए भेजा। कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन तियानजून जल्दी ही वापस आ गया। उस आदमी को छोड़ दिया गया था। उन्हें कम से कम वर्ष की पहली छमाही तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा। भाई प्यूमा की जांच के बाद उसने पाया कि उसने झूठ नहीं बोला था। वो बहुत खुश है। उसने उस आदमी का दरबार लूट लिया और अपने छोटे भाई को प्राप्त कर लिया। उसी समय उन्हें एहसास हुआ कि तियानजून वास्तव में सक्षम था और वो उसे बहुत महत्व देते थे। तियानजून ने भाई बियाओ के लिए जो दूसरा काम किया वो आयोजन स्थल के लिए लड़ना था। भाई बियाओ का एक अन्य सड़क गैंगस्टर के साथ संघर्ष हुआ था। इस बार दूसरा पक्ष उनके पास आया। दूसरे पक्ष की टीम में विशेषज्ञ थे। कोई रास्ता नहीं था। भाई बियाओ को तियानजून को फिर से भेजना पड़ा और तियानजून ने उसे निराश नहीं किया। जनता के सामने उसने भाई बियाओ को यहाँ लाने के लिए दूसरे पक्ष के विशेषज्ञ को फांसी पर लटका दिया। पक्ष का मनोबल बहुत बढ़ गया, जबकि भाई बियाओ ने इस गति का लाभ उठाकर दूसरे पक्ष के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसने न केवल दूसरे पक्ष को हराया, बल्कि स्थिति का फायदा उठाते हुए दूसरे पक्ष के कई स्थानों पर कब्जा कर लिया, जिसे ताकत में एक बड़ी वृद्धि के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हुआन फैंग के लिए आज का पाठ तीसरी बात है। मूल रूप से भाई बियाओ ने तियानजून को लड़ने देने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि जिन लोगों को उसने पहली बार भेजा था उन्हें हुआन फैंग ने सीधे पीटा और कुछ लोग मामूली रूप से घायल हो गए। यहाँ के लोग आमतौर पर आम लोगों को डराते हैं। कोई बात नहीं, यदि आप किसी से लड़ने जाते हैं तो आप वास्तव में लड़ नहीं सकते। इस समय वो वहां पहुंचने के लिए काफी बूढ़ा हो गया था और उसने पैसे जोड़े। वहीं तियानजून को भी यह बात पता थी। उन्होंने भाई बियाओ के लिए 3 चीजें जल्द से जल्द पूरी करने की भी उम्मीद जताई। उस स्थिति में वो जा सकता है, क्योंकि उसने इस बार देखा था भाई बियाओ एक अच्छा आदमी नहीं था। वो हर समय भाई बियाओ का अनुसरण नहीं करना चाहता था। उसकी बहन, अगर मुझे ये जानकर बहुत दुख होगा कि वो ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करता है। इसलिए तियानजून ने हुआन फैंग को सबक सिखाने की पेशकश की, लेकिन भाई बियाओ के पास कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसे तियानजून को जाने देना पड़ा। हालांकि जब वह आना चाहता था और तियानजून को एक सुरक्षा गार्ड को सबक सिखाना चाहता था, तो यह अयोग्य और बेकार था। उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे केवल इस बात की चिंता थी कि यह तीसरी बात थी। एक बार यह पूरा हो जाने पर तियानजून चला जाएगा। हालांकि किसी ने उसे सलाह दी कि तियानजून यहाँ सभी लोगों के सम्मान का आनंद ले रहा है। उसके पास पैसों की बहुत कमी थी। भाई बियाओ उसे पैसे दे सकते थे। भले ही वो तीनों चीजें खत्म कर चुका हो, फिर भी वो नहीं जा सकता था। आखिरकार वो केवल अन्य स्थानों पर ही काम कर सकता था। वो ज्यादा नहीं कमाता था और बहुत थका हुआ था। जब तक वो मूर्ख नहीं था, वो जानता था कि कैसे चयन करना है। भाई बियाओ इससे प्रभावित है। साथ ही वो ऐसा सोचते भी हैं। तियानजून के पास वास्तव में पैसे की कमी है। वो बहुत सारा पैसा कमा सकता है और जल्दी पैसा कमा सकता है। वो उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। वो अपनी पहल पर कैसे छोड़ सकता है? 3 चीजों के बाद भी वो रुकने का बहाना ढूंढेगा या खुद व्यवहार करेगा और उसे मनाएगा। वो निश्चित रूप से स्थिति से निपटने के लिए सहमत होंगे। भाई बियाओ को मनाने वाला वो युवक है जिसने अभी अभी बात की थी। हालांकि वो बूढ़ा नहीं है। वो लंबे समय से भाई बियाओ का अनुसरण कर रहा है। वो यहाँ की पुरानी योग्यता है। भाई बियाओ को उस पर भरोसा है। नीचे के लोग उसे पकड़ते हैं और वो ऐसी जिंदगी का लुत्फ उठाता है। हालांकि तियानजून के आने के बाद से सब कुछ बदल गया है। तियानजून के पास एक मजबूत कौशल है। हालांकि वो आमतौर पर ठंडा रहता है। वो अन्य लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और कभी भी अहंकारी नहीं रहा है। ऐसे में भाई बियाओ उनके हुनर की सराहना करते हैं और उन पर बहुत भरोसा करते हैं। निम्नलिखित लोग उसकी पूजा करते हैं। आखिरकार वे ईर्ष्यालु होते हैं जब वे घुलने मिलने के लिए बाहर आते हैं और उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो लड़ सकते हैं, और तियानजून स्पष्ट रूप से ऐसा व्यक्ति है। ये स्थिति युवक को बहुत असंतुष्ट कर देती है। वो अक्सर छोटे भाई बियाओ के सामने तियानजून पर हमला करता है और उसके बारे में बुरी बातें कहता है। जब वो तियानजून से बात करता है तो उसका लहजा कभी अच्छा नहीं रहता। वो सिर्फ तियानजून के असंतोष को जगाना चाहता है। तियानजून वास्तव में यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है, इसलिए वो एक सामान्य समझ नहीं रखना चाहता है और अपने उकसावे का इलाज नहीं करना चाहता है। फील्ड सेना ने हमेशा अनदेखी करना चुना है। लेकिन इस तरह की उपेक्षा ने युवक को और अधिक क्रोधित कर दिया। उसे लगा कि तियानजून ने उसका तिरस्कार किया है, इसलिए वो हमेशा सोचता था कि तियानजून को यहाँ से कैसे जाने दिया जाए। तियानजून ने पहले जो कहा वो स्पष्ट रूप से एक अच्छा बहाना था। तारांकन वी यह लेख 5 तारांकन जिक्सियाओ तारांकन शो तारांकन नेट से है। ओ अपडेट 4 नया 2 तेज 3 बुलेट फ्री तारांकन विंडो तारांकन।
बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नवासी युक्ति। जब तियान जून पहली बार आए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल भाई बियाओ को 3 काम करने में मदद की। एक बार जब वो समाप्त हो गया तो वह चला गया। हालांकि उस समय हर कोई मजाक कर रहा था और नहीं सोचा था कि उन्हें तियान जून की जरूरत है। बाद में ये साबित हुआ कि तियान जून में वास्तविक क्षमता थी। तियान जून जितना अधिक सक्षम है, युवक के लिए तियान जून से छुटकारा पाना उतना ही कठिन है। आखिरकार नीचे के लोग तियान जून की प्रशंसा करते हैं। भाई बियाओ को भी नदी और पहाड़ से लड़ने में मदद करने के लिए तियान जून की जरूरत है। हालांकि युवक हार नहीं मानता। वो सोचता है कि जब तियान जून 3 चीजें पूरी कर लेगा, अगर तियान जून जाने से इनकार कर देगा तो वो उसे खुद ही चला देगा। ये वो लोग हैं जो बाहर आकर घुल मिल जाते हैं, लेकिन ये सभी एक लार और एक कील पर ध्यान देते हैं। हालांकि वह इसे स्वयं नहीं कर सकता, लेकिन वो दूसरों से इसे करने के लिए कह सकता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि तियान जून एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देता है। साथ ही जब वह आता है तो वो उस पर दौड़ता है। वो बहुत गुस्से में है और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह आते ही चला जाएगा, लेकिन भाई बियाओ को इसका एहसास नहीं है। इसीलिए युवक ने भाई बियाओ को हुआंग फैंग को सबक सिखाने के लिए तियान जून को भेजने के लिए राजी किया। हालांकि न तो उन्होंने और न ही भाई बियाओ ने सोचा था कि तियान जून छोटे सुरक्षा गार्ड को ले सकता है, जो उनकी अपेक्षा से थोड़ा परे था। हालांकि उन दोनों के पास हुआंग फैंग के व्यवसाय की परवाह करने का समय नहीं है। हुआंग फैंग का व्यवसाय सिर्फ उनका काम है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। उस पैसे को खर्च मत करो। अब वे दोनों तियान जून के बारे में सोच रहे हैं। युवक मजे कर रहा है। तियान जून आखिरकार चला गया। उसके बाद वो भाई बियाओ के अधीन पहले व्यक्ति हैं। वे नवयुवक फिर से अपनी चापलूसी करने आ रहे हैं। उनके अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। ये सिर्फ इतना है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि भाई प्यूमा का क्षेत्र अब बड़ा हो गया है और उनमें से कई तियान जून द्वारा लड़े गए हैं। नीचे के छोटे भाइयों की नजर में तियान जून अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि भाई प्यूमा के बराबर भी। जहाँ तक उसकी बात है, नीचे के कई छोटे भाई उसे हेय दृष्टि से देखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल चापलूसी करना जानता है और पादना नहीं जानता। हम दूसरों से सम्मान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और भाई बियाओ भी तियान जून के बारे में सोच रहे हैं। तियान जून के पास अच्छा कौशल है। ये बात सिर्फ उसे ही नहीं पता है, क्योंकि पिछले दोनों झगड़ों के बारे में उसके आसपास के अन्य लोगों को भी पता था। अब तियान जून ने खुद को छोड़ दिया है तो अन्य लोगों द्वारा तियान जून को भर्ती करने की संभावना है। एक बार जब तियान जून अन्य लोगों द्वारा स्थानांतरित हो जाता है और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो यह उसके लिए बिल्कुल असंभव है। यह अच्छी खबर नहीं है। मैंने अभी इन साइटों को रखा है, लेकिन हो सकता है कि मैंने गर्मी को कवर नहीं किया हो और मैं उन्हें खो दूंगा। भाई बियाओ अभी भी तियान जून के बारे में सोच रहे हैं। युवक भाई बियाओ के पास बैठ गया और पूछा। हालांकि उसके पास कोई क्षमता नहीं थी। वो लड़ते समय पीछे छिपने में डरपोक था, केवल झंडा लहराता था और चिल्लाता था। लेकिन वह शब्दों को देखता था और रंग देखता था और चापलूसी करता था, अन्यथा वो वर्तमान पद पर नहीं बैठ सकेंगे। कुआ। छोटे भाई बियाओ के चेहरे पर जोर से सिर हिलाया गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि तियान जून बिना किसी पुरानी यादों के इतनी सरलता से चल सकेगा। तियान जून वास्तव में कोई चीज नहीं है। भाई बियाओ उसके लिए कितना अच्छा है। उसके पास देने के लिए अच्छा खाना और पेय है और लेने के लिए पैसे हैं। मुझे खेद है कि भाई बियाओ उससे इतना प्यार करता है, युवक ने कहा। ये देखकर कि भाई बियाओ के चेहरे पर भाव अधिक उदास थे, युवक को पता चला कि उसके शब्द प्रभावी थे और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने कहा, भाई बियाओ, हालांकि तियान जून को नहीं पता था कि क्या करना है। उसके पास कुछ क्षमताएं हैं, हम उसे दूसरों के साथ शामिल नहीं होने दे सकते। ये युवक मूर्ख नहीं है। यदि तियान जून अन्य लोगों में शामिल हो गया तो उनके लिए अच्छे दिन नहीं हो सकते हैं और उनके अच्छे दिन समाप्त हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि वो दूसरों के साथ जुड़े, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता। मैं क्या कर सकता हूँ? भाई बियाओ ने अधीरता से कहा। भाई बियाओ तियान जून की एक खूबसूरत बहन है। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। हम उस पर कड़ी मेहनत कर सकते हैं, युवक ने कहा। कि जब उसने तियान जून की बहन के बारे में बात की तो उसकी आंखों में लार की चमक आ गई। हालांकि लड़की अंधी थी और अपने पैरों पर चल नहीं सकती थी, फिर भी उसे कहना पड़ा कि वो एक दुर्लभ सुंदरी थी। हालांकि तियान जून आमतौर पर उसकी इतनी परवाह करता था कि उनमें से किसी को भी उसे देखने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था। जब उसने तियान जून की बहन की बात सुनी तो भाई बियाओ की आंखों में लालच की चमक आ गई। वो तियान जून की बहन के लिए भी लालची था। हालांकि जब तियान जून खुद की मदद कर रहा था तब भी उसके लिए अपनी बहन को देखना मुश्किल था। करीब आना तो दूर, अब तो यह और भी असंभव है। कैसे काम करना? युवक ने कहा। भाई बियाओ किसी से लड़की को आपके पास लाने के लिए कह सकता है और फिर उसे अपनी पत्नी बनने दे सकता है। उस स्थिति में तियान जून उसका अपना व्यक्ति होगा और अब दूसरों पर भरोसा नहीं करेगा। भले ही वह अतीत पर भरोसा करता हो, दूसरों पर उस पर भरोसा नहीं करेंगे, युवक ने कहा। इस युवक की बातें सुनकर भाई बियाओ की आंखें चमक उठी। है ना, वो एक अच्छा विचार है। उसे तियान जून और उसकी छोटी बहन मिल सकती है। इतनी खूबसूरत लड़की के साथ सोने के बाद उसे बिल्कुल भी हार नहीं होगी। यद्यपि वह अपंग है, फिर भी वो इतनी तेजस्वी कैसे हो सकती है? इसके अलावा उसके साथ सोने के बाद तियान जून उसका अपना व्यक्ति है। वो अपने पूरे जीवन में खुद को धोखा नहीं देगा। लेकिन तियान जून सहमत नहीं होगा, भाई बियाओ ने झिझकते हुए कहा। हम इसे पहले कर सकते हैं और फिर हम इसे बाद में कर सकते हैं। जब कच्चा चावल पकाया जाता है तियान जून केवल इसे पहचान सकता है, युवक ने कहा। हाँ, जब कच्चा चावल पक जाएगा तियान जून निश्चित रूप से पहचान लेगा कि वो अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता। भाई बियाओ ने खुशी से कहा कि उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया है। हालांकि उसने युवक के होठों पर व्यंग्य नहीं देखा। यह व्यंग्य भाई बियाओ की ओर नहीं था, जो पहले ही अपना सिर खो चुका था, बल्कि तियान जून की ओर था। हालांकि वो तियान जून को पसंद नहीं करता था, लेकिन वो उसे अच्छी तरह से जानता था। वो अपनी छोटी बहन को कभी भी भाई बियाओ द्वारा प्राप्त नहीं होने देगा और जब भाई बियाओ उसे लूटने के लिए लोगों को ले जाएगा तो वो समाचार को भी सूचित करेगा। रुको, दोनों पक्षों के बीच संघर्ष होना चाहिए। तियान जून भयंकर है, लेकिन वो घेराबंदी का विरोध नहीं कर सकता, तो उसके पास मरने का एक ही रास्ता है।
हालांकि तियानजून ने स्पष्ट कर दिया है कि वो चला गया है। भाई बियाओ उससे मुगध है। जब युवक डरता है तो तियानजून को इसका पछतावा होता है। तब भाई बियाओ उसे स्वीकार करेंगे। उस समय उनकी स्थिति फिर से अस्थिर हो जाएगी। अपनी स्थिति के लिए उसे इस चिन्ह को मारना होगा। केवल जब तियानजून को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा तो वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। फिर से वापस आए और खुद को धमकी दे। तियानजून, मुझे दोष मत दो। इतना लोकप्रिय होने के लिए खुद को दोषी ठहराओ। तुम्हें इतना अच्छा नहीं होना चाहिए। युवक ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ अपनी तरफ देखा और चुपचाप सोचा। तारांकन वी यह लेख 5 तारांकन जिक्सियाओ तारांकन शो तारांकन नेट से है। ओ अपडेट 4 नया 2 तेज 3 बुलेट फ्री तारांकन विंडो तारांकन। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 90 चेहरा मोड़ना। और इसी समय भाई प्यूमा का फोन बजा। लाओ यू का फोन था। कॉल डिस्प्ले देखकर भाई बियाओ की भौहें तन गई। आखिरकार हुआंग फैंग अपने लिए अगली चीज थे, लेकिन अब उसने 2 लोगों को इसे बुरी तरह से करने के लिए भेजा। यहाँ तक कि उसका तुरुप का इक्का तियानजून भी हार गया। वो अब इसकी सुध नहीं लेना चाहता। नमस्ते, चाहे कुछ भी हो, इस फोन कॉल का उत्तर अभी भी दिया जाना आवश्यक है। मैं दूसरी पीढ़ी का अमीर हूँ और उसके भाई प्यूमा का बड़ा ग्राहक हूँ। आमतौर पर मुझे किससे लड़ने की आदत है। जब मुझे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत होती है तो मैं प्यूमा की भी तलाश करता हूँ। मैं उससे परिचित हूँ। छोटा सुरक्षा गार्ड कैसा है? जैसा कि अपेक्षित था, लाओ यू ने हुआंग फैंग के बारे में पूछताछ करने के लिए फोन किया। ये थोड़ा मुश्किल है। दूसरा पक्ष कठिन है। मैंने अपने लोगों को सर्वश्रेष्ठ से लड़ने के लिए भेजा है, लेकिन वे सफल नहीं हुए। भाई बियाओ ने ईमानदारी से कहा। तो आप फिर से असफल हो गए। आप काम कैसे करते हैं? जब आपने मेरे पैसे एकत्र किए तो आपने यह नहीं कहा, लेकिन आपने वादा किया था कि कोई समस्या नहीं होगी। अब मामला क्या है? क्या सभी सुआ आपके नियंत्रण में है? मैं नहीं कर सकता ऐसा करो भी, यह बिल्कुल बकवास है। निश्चित रूप से लाओ यू भाई बियाओ के शब्दों पर क्रोधित था। वो क्रोधित होने में मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पहले भी कई बार भाई बियाओ के साथ सहयोग किया है और दूसरा पक्ष मामलों को संभालने में बहुत कुशल है। तो इस बार भाई बियाओ, जो इतना बुरा हो गया था कि उसे कोई और नहीं मिल सकता था, सीधे उसे ढूंढने चला गया। उन्होंने सोचा कि क्या उनके कौशल से छोटे सुरक्षा गार्ड प्राप्त करना आसान होगा। तो लाओ यू ने खुद को टोंग जियान के सामने दिखाया, उसकी छाती को थपथपाया और वादा किया कि वो निश्चित रूप से हुआंग फैंग को छोड़ देगा। लेकिन अब प्यूमा का कहना है कि वो विफल हो गया है और उसके द्वारा भेजे गए लोग फिर से विफल हो गए हैं। मैं लड़के को कैसे समझाऊं? हालांकि ये सभी अमीरों की दूसरी पीढ़ी है। अमीरों की दूसरी पीढ़ी और अमीरों की दूसरी पीढ़ी के बीच भी अंतर है। वो टोंग जियान जितना बुरा नहीं है। इसके अलावा हाल ही में उसके पास टोंग जियान से मदद मांगने के लिए कुछ हुआ, इसलिए उसने हुआंग फैंग को सबक सिखाने की पहल की। उसने सोचा था कि यह सफल होगा, लेकिन अब ये बार बार असफल हो रहा है। टोंग जियान निश्चित रूप से इस वजह से खुद से घृणा करेगा और उससे काम करने के लिए कहना कठिन है। हालांकि जब भाई बियाओ ने लाओ यू की बातें सुनी तो भौहें चढ़ गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका ग्राहक नकली नहीं है, बल्कि वो दूसरी पीढ़ी का एक साधारण अमीर है। अगर उसके पास पादने की क्षमता नहीं है तो वो ईर्ष्या करना जानता है। अब इस बर्बादी ने खुद को सिखाया है। क्या वह अपने मातहतों को पढ़ाना चाहता है? उसका छोटा भाई भी सड़क पर एक गैंगस्टर है। हाल ही में अखाड़ा काफी बड़ा हो गया है और उनका चेहरा भी बड़ा हो गया है। स्वाभाविक रूप से वो कोई गैंगस्टर नहीं है जिसे दूसरों द्वारा सिखाया जा सके। उसका पुराना रवैया उसे बहुत दुखी करता है। युवा मास्टर यू जियानवो में काम संभालने में विफल होना कोई असामान्य बात नहीं है। इसके अलावा आपने अभी कहा था कि वो एक साधारण छोटा सुरक्षा गार्ड था, और आपने यह नहीं कहा था कि उसके पास इतना मजबूत हाथ था कि मैंने कई लोगों को चोट पहुंचाई थी। मेरे अधीनस्थों ने आपसे अभी तक चिकित्सा व्यय के लिए नहीं पूछा है। भाई बियाओ ने लाओ यू से खराब स्वर में कहा। लाओ यू जल्दी में है क्योंकि वो नहीं जानता कि टोंग जियान वापस कैसे पहुंचे। अब उसने सुना कि भाई बियाओ ने अपना काम पूरा नहीं किया है। वो बहुत ईमानदार है और खुद को दोषी मानता है। अचानक उसका रवैया अच्छा नहीं रहा, हालांकि उसका पिछला रवैया बहुत अच्छा नहीं था। आपने टीएम का कार्य पूरा नहीं किया, लेकिन आप मुझे पैसे देना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि चूंकि चीजें पूरी नहीं हुई है, इसलिए आपको पिछली सभी जमा राशि मुझे वापस करनी होगी। मैं इसे अभी जमा कर देता हूँ पानी, और मैं अभी भी आवाज सुन सकता हूँ। मैं आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लाओ यू ने गुस्से में कहा। वो अब गुस्से में है और प्यूमा के गैंगस्टर की पहचान की परवाह नहीं कर सकता। वापसी। युवा मास्टर यू सपना देख रहा है। मेरे कर्मचारियों के लिए बीमारियों का इलाज करने के लिए ये पर्याप्त पैसा नहीं है। क्या आप मुझसे अब पैसे मांगने के लिए बेवकूफ हैं? भाई बियाओ ने गहरी आवाज में कहा। मुझसे बात मत करो। अगर बात नहीं बनी तो तुम्हें मुझे रिफंड देना होगा। मैं ऐसा करने के लिए किसी और को ढूंढ लूंगा। मुझे तुम्हारी बेकार चीजों की जरूरत नहीं है। लाओ यू ने जारी रखा। बेकार? भाई बियाओ ने उदास होकर कहा। आपको पता चल जाएगा कि कौन बेकार है। उसके बाद भाई बियाओ ने फोन रख दिया, उसके सामने शराब का एक गिलास उठाया और उसे पी लिया। फिर पा की आवाज के साथ वो जमीन पर गिरा और कांच टूट गया। धिक्कार है, मैं बहुत गुस्से में हूँ। यहाँ तक कि एक बेकार आदमी भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता है। वह नहीं जानता कि कैसे जीना है या मरना है। भाई बियाओ ने शातिराना ढंग से कहा। भाई बियाओ, क्या आप चाहते हैं कि मैं उस आदमी को सिखाने के लिए किसी को ले जाऊं जो पृथ्वी की ऊंचाई नहीं जानता है? मेरे बगल वाले युवक ने कहा कि उसने अभी भाई प्यूमा के फोन कॉल की सामग्री सुनी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो जानता था कि क्या हो रहा था। बेशक, मैं चाहता हूं कि इस आदमी को पता चले कि वो किसी पर चिल्ला नहीं सकता। भाई बियाओ ने उदास होकर कहा कि पिछली बार जब उसने तियानजून के साथ क्षेत्र को लूटने वाले व्यक्ति को हराया था तो वो कहाँ गया था? भाई बियाओ कौन नहीं है? किसी को भी उसे अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आज उन्हें बर्बाद अमीरों की दूसरी पीढ़ी ने सिखाया। अभिमानी भाई बियाओ इसे कैसे सहन कर सकता है? वास्तव में अगर भाई बियाओ 2 या 3 महीने पहले इतना बुरा हो जाता कि वो उसकी नाक पर इशारा कर सकता और उसे डांट सकता, तो वो मुस्कुराता और कोई असंतोष न करने की हिम्मत करता, क्योंकि उस समय वो 7 या 8 अधीनस्थों वाला एक छोटा सा गैंगस्टर था और अमीर होने के लिए काफी बूढ़ा था। वो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के सामने झुक जाता था।
हालांकि हाल के महीनों में उनके क्षेत्र का लगातार विस्तार हो रहा है और इसके साथ ही उनकी महत्वाकांक्षा और चेहरा भी। उसने इतने बूढ़े लोगों को अपना चेहरा दिखाने की अनुमति नहीं दी है और उसे इतना बूढ़ा होने की आवश्यकता नहीं है। बेशक अगर टॉम जियान इस स्थिति का आदमी है तो भाई बियाओ अभी भी इसकी भरपाई करना चाहता है। हालांकि वो अमीरों की दूसरी पीढ़ी है, लेकिन उसकी पहचान स्पष्ट रूप से लाओयू की तुलना में बहुत अधिक है। इसके अलावा उनके परिवार की पूरे प्रांत में एक मजबूत पृष्ठभूमि है। ये भाई बियाओ की गलती से बहुत दूर है और भाई बियाओ को पता नहीं है। वास्तव में हुआंग फैंग को सबक सिखाने का यही मतलब है कि टॉम जियान को अगर पता होता तो चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों न हो, वो इसे नजरअंदाज नहीं करेगा। वो निश्चित रूप से लड़के के साथ ऑनलाइन होने का कोई रास्ता खोजने की कोशिश करेगा। यह अफसोस की बात है कि उसे पता नहीं था, इसलिए उसका वर्तमान और पुराना झगड़ा था। मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि भाई बियाओ के फोन काटने के बाद मुझे पछतावा हो सकता है। वो अन्य लोगों की तुलना में बेहतर जानता है कि वो किस तरह का व्यक्ति है। वो एक सामान्य छोटा गैंगस्टर है। वो अब शक्तिशाली है, लेकिन उसके विचारों में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। अब उसने उससे अपना चेहरा पूरी तरह से उधेड़ लिया है। उसने उसे नाराज कर दिया है। उसे खुद से ईर्ष्या होगी। उस आदमी को खुद से निपटने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। आखिरकार वो भी एक चेहरा वाला आदमी है। वो सिर्फ एक गैंगस्टर है जो मेज पर नहीं आ सकता। लाओ यू ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसे पता नहीं क्यों वो थोड़ा अनिश्चित लग रहा था। तारांकन वी यह लेख 5 तारांकन जिक्सियाओ तारांकन शो तारांकन नेट से है। ओ अपडेट 4 नया 2 तेज 3 बुलेट फ्री तारांकन विंडो तारांकन। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 91 बहन तियानलिन। दूसरी ओर तियान जून बार से घर आ गया और उसे अपनी चोटों का भी सामना नहीं करना पड़ा। भाई क्या वो तुम हो? जब तियान जून ने दरवाजा खोला तो कमरे से एक लड़की की आवाज आई। यह उसकी बहन तियानलिन थी। यह मैं हूँ। अपनी बहन की आवाज सुनकर अभिव्यक्तिहीन मैदानी सेना कोमलता से भर गई। जिस स्थान पर वे रहते थे वो एक झुगी बस्ती थी और किराया बहुत सस्ता था। हालांकि अब उनके लिए यह कोई छोटा बोझ नहीं है। वहाँ केवल एक कमरा है, लेकिन उसे पर्दों द्वारा अलग किया गया है। बर्तनों और कटोरियों के अलावा कमरे में कोई फर्नीचर नहीं है। ये बहुत सरल है। हुआंग फैंग के साथ रहने के लिए यह एक अच्छी जगह है। तियान जून ने पर्दा खोला। अंदर झांक जियाओ बड है। बिस्तर पर उसकी बहन तियानलिन एक खूबसूरत लड़की है। तियानलिन आज केवल 20 साल की है। वो उसके जैसी ही लड़की है। अब वो यूनिवर्सिटी में अपनी खूबसूरत जवानी का मजा ले रही है। हालांकि तियानलिन केवल पूरे दिन इस झोपड़ी में रह सकता है और कहीं भी जा सकता है। केवल जब उसका भाई वापस आता है तो वो उसे ताजी हवा में सांस लेने के लिए बाहर ले जा सकती है, क्योंकि वो अकेले चलकर आंखों तक नहीं पहुंच सकती। तियानलिन की आंखें बेहद खूबसूरत, बड़ी, साफ, गहरी और आकर्षक है। हालांकि इतनी बड़ी आंखें बेकार हैं क्योंकि वे काम नहीं कर सकती हैं और वो कुछ भी नहीं देख सकती हैं। तियानलिन बचपन से ही अंधी नहीं थी, लेकिन करीब 5 साल पहले उसे अचानक एक अजीब बीमारी हो गई। उसके पैर चल नहीं पाते थे और फिर उसकी आंखों से दिखाई नहीं देता था। जब वो बच्ची थी तब वो और तियान जून अनाथ थे। तियान जून ने बहुत पैसा खर्च किया और कई अस्पतालों में गए, लेकिन वे ये पता नहीं लगा सके कि तियानलिन को अपने जीवन के अंत में कौन सी बीमारी थी। तियानलिन नहीं चाहती थी कि उसका भाई खुद पर इतना पैसा खर्च करे। कई लोगों ने पैसे का गलत इस्तेमाल किया। शुरुआत में जब उसे इस तरह की अजीब बीमारी हुई तो वो बहुत डर गई थी और उसे उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएगी, दुनिया को फिर से देख सकेगी और फिर से चल सकेगी। हालांकि बाद में जब वो एक एक करके अस्पतालों में गई तो उसने धीरे धीरे इस तथ्य को स्वीकार कर लिया और जानती थी कि उसके पास घर पर पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने अपने भाई को दोबारा डॉक्टर से मिलने से रोक दिया। लेकिन तियान जून, जो अपनी बहन से इतना प्यार करता है, कैसे हार मान सकता है? इसलिए भाई बियाओ से मिले पैसे का उपयोग उसकी बहन के इलाज के लिए किया जाता है, जिससे उनका जीवन अभी भी इतना शर्मिंदा है। इसके अलावा भाई बियाओ झांगी को देखते हैं, लेकिन वास्तव में वे भी कंजूस है। तियान जून ने इतना बड़ा योगदान दिया है और उसे बहुत अधिक पुरस्कार नहीं दिया है। इसके अलावा तियान जुनकाई ने भाई बियाओ के प्रति नापसंदगी और उसकी बहन के दृढ़ विरोध के कारण अब भाई बियाओ का अनुसरण नहीं करने का दृढ़ संकल्प किया है। उसके बारे में क्या ख्याल है? घर पर अकेले रहना उबाऊ है। तियान जून बिस्तर के पास बैठा था, अपनी बहन के बालों को छू रहा था, प्यार से भरा हुआ। यह उबाऊ नहीं है। मेरे पास एक रेडियो है, इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हैं। ये बहुत दिलचस्प है। तियानलिन ने खुशी से अपने हाथ में एक पुराने जमाने का रेडियो पकड़ लिया और तियान जून से कहा कि यह रेडियो तियान जून ने इस डर से खरीदा था कि वो घर पर अकेले बोर हो जाएगी। भाई, तुम्हें खून की गंध कैसे आ रही है? क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या तुम फिर से लड़ने जा रहे हो? मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। हम धीरे धीरे पैसा कमा सकते हैं। तुम थोड़े गैंगस्टर नहीं हो सकते। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? अचानक तियानलिन को तियान जून की खूनी गंध महसूस हुई। चूंकि उसकी आंखें नहीं देख पा रही थी, इसलिए तियानलिन की गंध बहुत बढ़ गई। इसलिए वो तियान जून की खूनी गंध को आसानी से सूंघ सकती थी। तियानलिन हमेशा एक छोटे गैंगस्टर के रूप में अपने भाई के काम का दृढ़ता से विरोध करती रही है। हालांकि वो इस तरह से पैसा कमा सकती है, लेकिन वह नहीं चाहती कि उसका भाई खतरे में हो। इसके अलावा यह अवैध है। वो चाहता है कि उसका भाई एक अच्छा इंसान बने और हमेशा एक अच्छा इंसान बना रहे। चिंता मत करो, ये ठीक है, मैं ठीक हूँ। तियान जून लियान ने अपनी बहन को सांत्वना दी और कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? मैंने उस आदमी से उसके लिए 3 चीजें करने का वादा किया था। आज मैं उसके लिए तीसरी चीज करने गया था। आज से मेरा भाई नहीं रहा एक गैंगस्टर। कल मैं उसके लिए नौकरी ढूंढूंगा और काम करूंगा। वास्तव में तियानलिन ऊपर देखती है और अपने भाई से कहती है कि वो तियान जून और बियाओ के बीच समझौते के बारे में भी जानती है। तियान जून ने उससे ये कहा है, सच, भैया ने तुम्हें कब धोखा दिया? बाहरी व्यक्ति के सामने तियान जून हमेशा ठंडा रहता है। अपनी बहन के सामने वो एक गर्मजोशी भरा इंसान है। उसके दिल को सिर्फ अपनी बहन की चिंता है। यह अच्छा है, चिंता मत करो भाई। हम धीरे धीरे पैसा कमा सकते हैं जब तक लोग ठीक हैं। तियानलिन ने कहा, मुझे दोष देना बेकार है। अगर मैं सामान्य हो सकता हूँ तो मैं अपने भाई को पैसे कमाने में मदद कर सकता हूँ और उसे पहले ही मेरे लिए एक भाभी वापस लाने में मदद कर सकता हूँ।
आप किस बारे में बात कर रहे हैं? याद रखें, इसके बारे में मत सोचो। यदि आप इसे नहीं सुनते हैं तो आप बेकार कैसे हो सकते हैं? जब तक मैं आपको देखता हूँ मैं प्रेरणा से भरा रहता हूँ। आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, तियानजून ने कहा। इसके अलावा मेरा भाई अब शादी नहीं करना चाहता है। यदि आप चाहते हैं तो जब आप शादी करेंगे तो आप नियंत्रित हो जाएंगे। आप अब मुक्त नहीं हो सकते। हम शादी कैसे नहीं कर सकते? मैं अब इस तरह आपकी देखभाल नहीं कर सकता। अगर आप मेरे लिए एक भाभी लाएंगे तो कोई आपकी देखभाल करेगा। मुझे राहत मिली है, तियानलिन ने कहा। ठीक है, चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। अपने मूल जीवन से अपने प्रस्थान का जश्न मनाने के लिए मैंने आज आधा भुना हुआ बत्तख खरीदा, मैदानी सेना ने कहा। वाह, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे इसकी खुशबू आ रही है, तियानलिन ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसका पसंदीदा भोजन भुना हुआ बत्तख है। बाद में दोनों भाई बहनों ने इस साधारण किराए के कमरे में स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। हालांकि वे गरीबी और यहाँ तक की बीमारी से भी पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने बिना किसी शिकायत के अपनी मासूमियत को अपने दिल में बनाए रखा और उन्हें संतुष्ट करना आसान था। तियानजून के भाई और बहन खुशी से खाना खा रहे हैं, लेकिन हुआन फैंग का पक्ष उदास है। वो भंडारण बक्से के बारे में इतना सोच रहा है कि वो आज ठीक से ध्यान भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मैं अभी भी इसे नहीं खोल सकता। स्टोरेज बॉक्स को फिर से खोलने की कोशिश करने के बाद हुआंग फैंग को यह जानकर निराशा हुई कि इसे खोलने का कोई रास्ता नहीं था जब तक कि वो इसे हिंसक रूप से नहीं खोलता। हालांकि उस मामले में उन्हें नहीं पता था कि यह स्टोरेज बॉक्स के कार्य को प्रभावित करेगा या नहीं, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, मैं भाग्यशाली हूं कि मेरी जान चली गई। मुझे स्टोरेज बॉक्स से बहुत सारी चीजें मिली हैं। भले ही स्टोरेज बॉक्स का उपयोग नहीं किया जा सके, मुझे संतुष्ट होना चाहिए। आधी आवाज में हुआंग फैंग का आखिरकार पता चल गया। दिल भी अचानक खुल गया। स्टोरेज बॉक्स मिलने से पहले हुआंग फैंग एक आशावादी व्यक्ति थे। हालांकि उनकी नौकरी स्थिर नहीं थी और उनका वेतन अधिक नहीं था, फिर भी उन्होंने भविष्य के लिए अपनी आशा कभी नहीं खोई और हमेशा विश्वास किया कि वो सफल होंगे। हालांकि भंडारण बॉक्स मिलने के बाद वो लाभ और हानि के बारे में चिंतित था। उसे डर था कि कब स्टोरेज बॉक्स गायब हो जाएगा या इसका कोई असर नहीं होगा। आज पिछला डर हकीकत बन गया है और वो कुछ समय से लाभ और हानि के बारे में चिंतित था, और अब आखिरकार उसे इसका पता चल गया। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 92 दीवार के कोनों की खुदाई। मैं स्टोरेज बॉक्स के बिना एक अच्छा जीवन जीता था। अब भले ही मेरे पास स्टोरेज बॉक्स ना हो, मैं केवल अतीत में वापस जा सकता हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ खजाने हासिल किए हैं। ये कहा जा सकता है कि मेरे पास है बहुत सारा पैसा कमाया। भले ही मैं शून्य से शुरू करूँ, मुझे कोई पछतावा नहीं है। हुआंग फैंग के बारे में सोचने के बाद उसके दिल में अवसाद आखिरकार दूर हो गया। उसने एक अवस्था में प्रवेश किया और ध्यान करना शुरू कर दिया। शायद यही कारण है कि उसने सोचा, आज उनकी ध्यान करने की क्षमता सामान्य से कहीं अधिक है। उनका मन उदासीन है, जो साधना के लिए अधिक अनुकूल है। जब हुआंग फैंग ध्यान कर रहे थे, मैनेजर लियू, उनके बॉस, क्लब में कई लोगों के साथ शराब पी रहे थे। ये लोग लांडर समूह के लोग थे जो आज तियानजियाओ समूह में गए थे। इससे पहले मैनेजर युआन, जिसने जनता के सामने खुद को मूर्ख बनाया था, भी यहाँ था। हालांकि इस समय वो अब दिन में शर्मिंदा नहीं था, बस एक सफल व्यक्ति की तरह तैयार था। प्रबंधक लियू, मुझे आपको इतनी देर से बुलाने के लिए खेद है। यहाँ आए और यहाँ के भोजन का स्वाद ले, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैनेजर युआन ने मैनेजर लियू से विनम्रता से कहा। प्रबंधक युआन बहुत दयालु है। प्रबंधक लियू ने व्यंजनों का स्वाद चखा और स्वाद वास्तव में अच्छा था। वो तियानजियाओ समूह के सुरक्षा विभाग के प्रबंधक हैं और उनकी आय ठीक है। हालांकि ऐसी जगह यूं ही नहीं आ सकती। आखिर यहाँ खपत बहुत ज्यादा है। जब हम पिछली बार मिले थे तो मैंने कहा था कि मैं मैनेजर लियू की बहुत सराहना करता हूँ। मैं मैनेजर लियू से दोस्ती करना चाहता हूँ। अगर मैं सहकर्मी बन पाता तो बेहतर होता। प्रबंधक युआन ने पकवान का एक टुकड़ा आराम से खाया और लापरवाही से कहा। यह मैनेजर लियू ही था जिसने उसकी बातें सुनी और उसके दिल में उतर गया। पिछली बार मिलने के बाद से वो सोच रहा था कि वो सिर्फ एक सुरक्षा प्रबंधक था, जबकि दूसरा किंगई प्रांत में लैंडर समूह का महाप्रबंधक था। उनकी स्थिति स्पष्टतः असमान थी। यदि वे मित्र बनाना भी चाहें तो वे अपने पद के लोगों से मित्रता नहीं बनाते। हालांकि दूसरे पक्ष ने न केवल खुद को आमंत्रित किया और अपनी दयालुता व्यक्त की, बल्कि उसे एक अच्छा उपहार भी दिया। प्रबंधक लियू, जिन्हें उपहार से अच्छी आय हुई, मना नहीं कर सके। और दूसरे पक्ष ने सिर्फ इतना कहा कि ये दोस्त बनाने के लिए था। हालांकि प्रबंधक लियू ने अंततः दूसरे पक्ष की सलाह और अपने आंतरिक वास्तविक विचार के प्रभाव में बैठक का उपहार स्वीकार कर लिया। लेकिन वो मूर्ख भी नहीं था। उसने यह नहीं सोचा था कि दूसरे पक्ष ने वास्तव में इतनी बड़ी कीमत खर्च की है सिर्फ खुद से दोस्ती करने के लिए। हालांकि वो अनुमान लगा रहा है कि दूसरे पक्ष के अन्य उद्देश्य है। प्रबंधक लियू डरते नहीं है। वो सिर्फ एक सुरक्षा प्रबंधक है। उसके पास कंपनी में बहुत अधिक वास्तविक शक्ति नहीं है, बोलने का कोई अधिकार नहीं है और उसकी क्षमता औसत है। वो वास्तव में यह नहीं सोचता कि दूसरा पक्ष उस पर प्रहार करेगा। लेकिन अब दूसरे पक्ष की बातें सुनने के बाद प्रबंधक लियू को कुछ अनुमान है। प्रबंधक युआन खुश है। प्रबंधक युआन से दोस्ती करना मेरे लिए भी खुशी की बात है, मैनेजर लियू ने खुश होकर कहा। प्रबंधक लियू, खुद को मूर्ख मत बनाओ। प्रबंधक युआन ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्के से कहा। मुझे लगता है कि प्रबंधक लियू भी एक सक्षम व्यक्ति है। क्या वो हर समय सुरक्षा विभाग का प्रबंधक बनने के इच्छुक होंगे? 2 महिलाओं के अधीन काम करना? प्रबंधक लियू ने पलकें झपकाई और कहा। प्रबंधक युआन ने मजाक किया था। मेरे पास ताकत के अलावा कोई क्षमता नहीं है। ये धन्यवाद है और महाप्रबंधक सुरक्षा विभाग के प्रबंधक हो सकते हैं। क्या वास्तव में यह मामला है? श्री युआन ने बिना किसी टिप्पणी के कहा। सुरक्षा विभाग के प्रबंधक, मुझे डर है कि कभी कभी कंपनी में वास्तविक आवाज वास्तविक बिजली विभाग के निदेशक जितनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, प्रबंधक लियू वास्तव में सिर्फ एक बनना चाहता है, सुरक्षा गार्ड, और ऊपर जाना नहीं चाहता। ये स्वाभाविक है कि मैं पदोन्नत होना चाहता हूँ। हालांकि सुरक्षा विभाग का प्रबंधक शीर्ष पर होता है। यदि मैं विभाग नहीं बदलता तो मेरे पास पदोन्नत होने का बिल्कुल भी मौका नहीं होगा। मेरे पास नहीं है कोई भी प्रमुख कौशल। विभाग बदलना कितना आसान है, प्रबंधक लियू ने कहा।
क्या प्रबंधक लियो पदोन्नत नहीं होना चाहते? ये स्पष्ट रूप से असंभव है। बस पदोन्नत होने के लिए एक विभाग बदलना होगा। आखिरकार सुरक्षा विभाग प्रबंधक के अंत को प्राप्त करने के लिए, लेकिन विभाग को बदलना इतना आसान है। पुराने प्रबंधक की धारणा में वो सिर्फ एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड है। वो वरिष्ठ अधिकारियों के काम नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति सु अभी भी खुद से असंतुष्ट है और पदोन्नति पाना और भी असंभव है। बेशक प्रबंधक लियो उदासीन प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वो हमेशा सोचते हैं कि उनकी क्षमता को कम करके आंका गया है। वो सोचता है कि उसमें क्षमता है। वो जीमेंगजियाओ और सुयुमो है जो नहीं जानते कि लोगों का उपयोग कैसे किया जाए। प्रबंधक लियो सक्षम कैसे नहीं हो सकते? श्री युआन ने कहा, मान लीजिए कि जब प्रबंधक लियो हमारी कंपनी में आते हैं तो वो उपाध्यक्ष हो सकते हैं। यह अफसोस की बात है कि प्रबंधक लियो हमारी कंपनी में नहीं है और हमारी कंपनी में प्रबंधक लियो जैसी कोई किस्मत और प्रतिभा नहीं है। प्रबंधक युआन को दया आ रही है, जैसे कि उसने वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा खो दी हो। वास्तव में वो एकमात्र व्यक्ति है जो जानता है कि वो क्या सोचता है। दूसरी ओर मैनेजर लियो का दिल उछल पड़ा जब उसने मैनेजर युआन, विशेषकर उपाध्यक्ष की बातें सुनी। उपराष्ट्रपति कोई सुरक्षा प्रबंधक नहीं है। भले ही कंपनी में कई उपाध्यक्ष हो, उनकी पहचान एक जैसी नहीं होती। वे वास्तव में कंपनी के शीर्ष प्रबंधन में हैं। वे अब सुरक्षा प्रबंधक नहीं है जो केवल वही कर सकते हैं जो उन्हें बताया गया है। ये किस प्रकार की कंपनी है, विशेष रूप से प्रबंधक युआन या लैंडर समूह की? वो एक बहुराष्ट्रीय समूह है। यह एक विशालकाय है। हालांकि तियानजियाओ समूह छोटा नहीं है, लेकिन वास्तव में इसका लैंडर समूह से तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रबंधक युआन ने मजाक किया, मैं उपराष्ट्रपति कैसे बन सकता हूँ? मैनेजर लियो ने दूर की मुस्कान के साथ कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर मैनेजर लियो हमारी कंपनी में आते हैं तो मैं मैनेजर लियो को उपाध्यक्ष बना दूंगा। प्रबंधक युआन ने सकारात्मक चेहरे के साथ कहा, मुझे डर है कि प्रबंधक लियो अपनी वर्तमान नौकरी नहीं छोड़ेंगे और यहाँ आने और हार मानने से इनकार नहीं करेंगे। अब प्रबंधक लियो को पहले से ही दूसरे पक्ष का उद्देश्य पता है। दूसरा पक्ष वास्तव में अपना कोना खोदना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ सुरक्षा विभाग का प्रबंधक है। अगर वो कोना भी खोद रहा है तो उसे वही खोदना चाहिए जिसके पास क्षमता और अनुभव हो। कहना मुश्किल है, हालांकि हर कोई सुरक्षा विभाग का व्यवसाय नहीं कर सकता है। अधिकांश लोग इसे बिना किसी समस्या के कर सकते हैं। दूसरे पक्ष को खुद को क्यों खोदना चाहिए? मैनेजर लियो एक पल के लिए असमंजस में पड़ गए। उसके बारे में क्या ख्याल है? प्रबंधक लियो हमारी कंपनी में आने पर विचार कर रहे हैं। यहाँ से बुरा व्यवहार कभी नहीं होगा। प्रबंधक युआन ने कहा, लैंडो समूह में काम करना निश्चित रूप से मेरे लिए खुशी की बात है। हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि प्रबंधक युआन खुद को नहीं बल्कि मुझे हीन भावना से क्यों देखता है। ये सिर्फ इतना है कि आपके लिए सुरक्षा प्रबंधक को विशेष रूप से खोदना असामान्य है, प्रबंधक लियो ने कहा। सब फिक्शन ZP.co तेज अपडेट, कम विज्ञापन, बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 93 प्रबंधक युआन का उद्देश्य। अच्छा समय बिताओ। मुझे मैनेजर लियो जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति पसंद है। मैनेजर युआन ने अपनी चॉपस्टिक मेज पर रखी और मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैनेजर लियो ने ऐसा कहा है इसलिए मैं गोल गोल नहीं घूमूंगा। अगर प्रबंधक युआन को कुछ कहना है तो बस कहो। लियो ने कहा कि वो जानता था कि दूसरा पक्ष अब वास्तव में विषय में शामिल हो रहा है और वो सिर्फ सामने आकर खेल रहा था। मैंने सुना है कि आपकी कंपनी ने अच्छे प्रभाव वाली एक नई वजन घटाने वाली दवा विकसित की है, मैनेजर युआन ने लापरवाही से कहा। मैनेजर युआन ने कहा कि यह बहुत कम कहा गया है, लेकिन मैनेजर लियो हैरान रह गए क्योंकि कंपनी के अंदर भी यह खबर गोपनीय है। ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो इसे जानते हैं और प्रबंधक लियो भी अनजाने में इसे जानते हैं। अन्यथा जरूरी नहीं कि उसके किसी सुरक्षा प्रबंधक को खबर पता हो। आहार गोलियां, मैंने नहीं सुना। प्रबंधक लियो ने अपना सिर हिलाया और कहा कि वो दूसरे पक्ष के उद्देश्य को नहीं जानता था, इसलिए उसने सच बताने की हिम्मत नहीं की। प्रबंधक लियो मुझ पर विश्वास नहीं करते, यह मेरी बुद्धिमत्ता पर संदेह करते हैं। प्रबंधक युआन मुस्कुराए और कहा कि उन्हें प्रबंधक लियो के रवैये की परवाह नहीं है, और फिर कहा, मैं चाहता हूं कि प्रबंधक लियो जो करे वह सूत्र सामने लाना है। यह आहार औषधि और संबंधित शोध दस्तावेज। आप जानते हैं, हालांकि मैं आपको उपाध्यक्ष बनाने के पक्ष में हूं। आपके पास क्षमता है, लेकिन मुझे डर है कि एक बार जब आप ये चीजें लाएंगे तो कंपनी के अन्य लोग आश्वस्त नहीं होंगे। आप जनता के लिए सही होंगे। प्रभाग महान योगदान दिया है और अन्य लोग इससे अधिक कुछ नहीं कहेंगे। आप मुझसे कौन सी फाइलें चुराना चाहते हैं? प्रबंधक लियो ने कहा। यह मत कहो कि यह बहुत बुरा है, हम बस इसे उधार लेते हैं, मैनेजर युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। चाहे कुछ भी कहा जाए, ये वास्तव में कंपनी के दस्तावेजों की चोरी है। मैनेजर लियो के मन में कुछ उलझने हैं। आखिरकार नौकरी छोड़ना एक बात है और कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज चुराना दूसरी बात है। चूंकि प्रबंधक युआन इस चीज के अस्तित्व को जानता है, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि इसमें फिलहाल उत्पादन और बिक्री की स्थिति नहीं है, प्रबंधक लियो ने कहा। हाँ, लेकिन ये क्लिनिकल सत्यापन का अंतिम चरण है। आइए निम्नलिखित कार्य करें, प्रबंधक युआन ने कहा। जब तक आप ये दस्तावेज बाहर लाएंगे, मैं आपको एक शानदार भविष्य की गारंटी दूंगा। प्रबंधक लियो झिझक रहे हैं। उनका वर्तमान कार्य वास्तव में अच्छा है, हालांकि विकास का कोई भविष्य नहीं है। ये स्थिर है और वेतन ठीक है। यदि मैनेजर युआन नहीं आता तो वो हर समय ऐसा करने को तैयार रहता। ऐसा कहा जाता है कि मैनेजर लियो का बेटा विदेश में पढ़ रहा है और वो हाल ही में एक घर खरीदना चाहता है। ये थोड़ा महंगा है। जब तक ये हो जाता है, यह कोई समस्या नहीं है। ये देखकर कि मैनेजर लियो झिझक रहे थे, मैनेजर युआन ने इत्मीनान से बात जारी रखी। प्रबंधक लियो भौहें चढ़ाता है। हाल ही में उसके पास पैसों की सचमुच कमी हो गई है। हालांकि तियानजियाओ समूह के सुरक्षा विभाग के प्रबंधक होने का वेतन कम नहीं है, लेकिन उनके बेटे के लिए यह आसान नहीं है। वो विदेश में पढ़ाई करने और पैसे खर्च करने में भी लापरवाह है। वो खुद पर दबाव महसूस करता है। इसके अलावा उसकी पत्नी ने हाल ही में एक घर खरीदने के लिए उससे झगड़ा किया और कहा कि उसका बेटा स्नातक होने वाला है और उसे अपने शेष जीवन की योजना बनाने में उसकी मदद करने की जरूरत है। हालांकि जियांगजू में घर की कीमत बिल्कुल भी कम नहीं है। एक घर का मतलब कहाँ है कि आप इसे खरीद सकते हैं?
इसी बात को लेकर उसकी पत्नी काफी समय से उससे झगड़ रही है और उसे सिरदर्द भी रहता है। लेकिन अब मैनेजर युआन इन समस्याओं को सुलझाने में खुद मदद करने का वादा करता है जो उसे नहीं मिल पाता। निस्संदेह कीमत उन दस्तावेजों को निकालने की है। सुरक्षा विभाग के प्रबंधक के रूप में उनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। ठीक है, सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। यह मैनेजर लियू पर निर्भर है कि वो ऐसा करे या न करे। मैं खुद को मजबूर नहीं करूंगा। मैनेजर लियू जब वापस जाएगा तो इसके बारे में सोच सकता है। हालांकि मैं नहीं चाहता कि यह बहुत लंबा हो। आखिरकार एक बार जब आपकी कंपनी इस दवा को बाजार में उतार देगी तो वे चीजें पैसे के लायक नहीं रहेंगी। मैनेजर युआन ने देखा कि मैनेजर लियू ने कुछ समय तक कोई निर्णय नहीं लिया या उससे आग्रह नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उसे इस बारे में सोचने का समय दिया। उनका मानना था कि दूसरा पक्ष मना नहीं करेगा। उसके बाद लोग इसके बारे में बात करना बंद कर देंगे और खाने का आनंद लेंगे। हालांकि पहले के स्वादिष्ट व्यंजन अब मैनेजर लियू के मुंह में नहीं खाए जा सकते। वो हर समय इस बारे में सोचता रहा कि मैनेजर युआन ने क्या कहा। स्वाभाविक रूप से उसके पास इन स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेने का समय नहीं है। और मैनेजर युआन ने भी ये देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। मैनेजर लियू की कमजोरी खुद ही पकड़ ली गई है, इसलिए वो अपनी हथेली से बाहर नहीं निकल सकते। रात में कोई शब्द नहीं होते, जबकि हर कोई रात्रि जीवन का आनंद ले रहा है। हुआंग फैंग अभी भी ध्यान का अभ्यास कर रहा है। अगली सुबह जब हुआंग फैंग ध्यान से उठे तो उन्हें लगा कि उनके शरीर में जादू फिर से बहुत बढ़ गया है, पहले की तुलना में तेजी से। बिस्तर से बाहर निकलने के बाद हुआंग फैंग अवचेतन रूप से भंडारण बॉक्स को देखने गए और पाया कि यह अभी भी कल की तरह खुलने में असमर्थ था। हालांकि अब हुआंग फैंग की मानसिकता कल की तुलना में काफी बेहतर है। कल की तरह उतनी उदास नहीं है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें इसकी पूरी तरह से परवाह नहीं थी, लेकिन ये भी काफी खुला है। पैकिंग के बाद हुआंग फैंग काम पर जाने के लिए तैयार है। तभी वो बाहर निकला तो उसे मकान मालिक मिल गया। हुआंग फैंग, आप यहाँ हैं, मुझे आपसे कुछ लेना देना है। मोटे मकान मालिक ने हुआंग फैंग से कहा कि वो अभी अभी आया है और उसने अभी अभी हुआंग फैंग को देखा है। क्या बात है, मुझे काम पर जाना है। अगर मुझे कुछ करना होगा तो मैं शाम को वापस आऊंगा, हुआंग फैंग ने कहा। मैं जल्द ही खत्म कर दूंगा, इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। मकान मालिक ने कहा कि दरअसल वो रात में नहीं आना चाहते थे। आखिरकार हुआंग फैंग जब दूसरी जगहों पर काम करते थे तो उन्हें ओवरटाइम काम करना पड़ता था। जहां तक उसके वापस आने के समय की बात है तो उसके पास कोई निश्चित समय नहीं था। हर बार किराया इकट्ठा करने के लिए उसे कई बार दौड़ना पड़ता था। इसलिए बाद में उसने रात के बजाय सुबह हुआंग फैंग को रोकना पसंद किया। बेशक वो नहीं जानता था कि हुआंग फैंग ने अपनी नौकरी बदल ली है। ठीक है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, हुआंग फैंग ने कहा कि मकान मालिक के बारे में उनकी धारणा अच्छी नहीं थी। अतीत में हुआंग फैंग कभी कभी बहुत गरीब होते थे और उनके पास पैसे नहीं होते थे। वो कुछ दिनों के लिए किराया टालना चाहता था। हालांकि वो उससे असहमत थे। वो इसे दूसरे दिन तक नहीं कर सका। जब तक हुआंग फैंग ने एक दिन के लिए किराया स्थगित करने की हिम्मत की, वह अपनी सारी चीजें बाहर फेंक सकता था। उनके शब्दों में उन्हें किराए की चिंता नहीं थी। मैंने सुना है कि आप उस दिन किसी को यहाँ लाए थे। हम पहले ही सहमत थे कि आप अकेले रहते हैं, इसलिए मैं एक व्यक्ति के मानक के अनुसार पानी और बिजली का शुल्क लेता हूँ। यदि आप अधिक लोगों को लाते हैं तो आपको अतिरिक्त पैसे देने होंगे। मकान मालिक ने हुआंग फैंग के साथ कोई बातचीत नहीं की, बल्कि सीधे कहा। हालांकि हुआंग फैंग की बहुत जोरीदार थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई मकान मालिक के पास जाकर शिकायत करेगा, नहीं तो उसे पता नहीं चलता। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 94 प्रबंधक लियो को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। मैं अपने दोस्त को यहाँ लाया था, लेकिन मेरे दोस्त ने यहाँ रात बिल्कुल भी नहीं बिताई। वो बस थोड़ी देर रुका और चला गया। यह अधिक पैसा है। क्या मैं अपने दोस्तों को खेलने के लिए नहीं ला सकता, हुआंग फैंग ने पूछा। किसी दोस्त को खेलने के लिए लाना ठीक है, लेकिन ये कौन साबित कर सकता है कि आपकी दोस्त सिर्फ एक मीटिंग के लिए रुकी और चली गई और उसने यहाँ रात नहीं बिताई, मकान मालिक ने कहा। हुआंग फैंग निःशब्द है, कहने की आवश्यकता नहीं। ये बात यहाँ के अन्य निवासियों ने भी बताई होगी। संभावना है कि यह वही व्यक्ति था जिससे उसकी मुलाकात तब हुई थी जब वो और सुयुमो दरवाजे में दाखिल हुए थे। चूंकि उन्होंने मकान मालिक को इस बारे में बताने का फैसला किया, वे हुआंग फैंग को यह साबित करने में मदद नहीं करेंगे कि सुयुमो केवल कुछ समय के लिए रह रही थी। उस बारे में क्या ख्याल है, कहने को कुछ नहीं है। 50 युआन, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं चाहता। तुम्हें अपनी प्रेमिका को कम से कम एक रात के लिए 100 रुपये के लिए होटल में ले जाना चाहिए। मकान मालिक ने कहा कि हालांकि उसके पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे से बहुत प्यार था। भले ही उसने 50 युआन से अधिक कमाया, वो बहुत खुश था। अगर मैं इसे न दूं तो क्या होगा, हुआंग फैंग ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा। जब तक आप यहाँ नहीं रहना चाहते, इससे भी ज्यादा, मुझे आज एक और काम करना है। अगले महीने से यहाँ का किराया बढ़ जाएगा। मैं बहुत दयालु और नेक हूँ। यहाँ आसपास किराए के मकानों को देखो, कहाँ है, क्या ऐसा है? मैं आज तक ऊपर नहीं गया, और मैं बहुत ऊपर नहीं गया। प्रति माह 200 से अधिक, मकान मालिक ने कहा। मूल्य वृद्धि, लेकिन अनुबंध में ऐसा कोई लेख नहीं है। इसके अलावा मेरा अनुबंध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार मुझे बस पहले से सहमत मूल्य के अनुसार भुगतान करने की आवश्यकता है, हुआंग फैंग ने कहा। वृद्धि करे कीमत, हुआंग फैंग स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार नहीं कर सकते। अब वो इसे पकड़कर नहीं रह सकता। इसके अलावा जब तक इस बार कीमत बढ़ती है, आदमी की अपनी समझ के साथ, वो निश्चित रूप से भविष्य में कीमत में वृद्धि जारी रखने के लिए विभिन्न बहाने ढूंढ लेगा। इसके अलावा हुआंग फैंग ने जो कहा वो सही था। जब उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए तो दोनों पक्षों ने किराए की कीमत को मान्यता दी। अनुबंध समाप्त नहीं हुआ और उन्हें एक दूसरे को अधिक पैसे देने की आवश्यकता नहीं थी। यदि दूसरे पक्ष ने कहा कि किराया कितना है, तो अनुबंध क्या करेगा? वो पहले की बात है। चारों ओर देखो, जहाँ कीमत नहीं बढ़ी है। मैं तुम्हें इतनी कम कीमत पर इतने लंबे समय तक रहने दे सकता हूँ, और अब यह अन्य लोगों की तरह ही है, मकान मालिक ने अनिच्छा से कहा। मैं सहमत नहीं हूँ, मैं आपको और पैसे नहीं दूंगा।
अनुबंध का मतलब कितना है, जब अनुबंध समाप्त हो जाएगा, जब समय आएगा, किराया कितना होगा, हम इसके बारे में धीरे धीरे बात कर सकते हैं। हुआंग फेंग ने अपना सिर हिलाया। आप मकान मालिक इतना गुस्से में था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फेंग इस बात पर जोर देगा। यदि आप मूल्य वृद्धि से सहमत नहीं हैं, तो आप मेरे लिए चले जाएंगे। मत हटो, हुआंग फेंग ने कहा। अनुबंध समाप्त नहीं हुआ है और मैंने आपके किराए पर चूक नहीं की है, मुझे क्यों हटना चाहिए? तुम जाओ, मैं तुम्हें अपना घर किराए पर नहीं दूंगा, मोटे जमींदार ने जल्दी से कहा। हुआंग फेंग ने उसे शांति से देखा और कहा, अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले जाऊंगा, मुझे काम पर जाना है। तुम अहंकारी मत बनो, हुआंग फेंग। यदि तुम हिलना नहीं चाहते तो मुझे असभ्य होने के लिए दोषी मत ठहराओ। मोटे मकान मालिक ने धमकी दी और चला गया। हार मानने के बजाय वो ये सोचने के लिए वापस चला गया कि हुआंग फेंग की परेशानी का पता कैसे लगाया जाए। हुआंग फेंग ने मकान मालिक की पीठ पर भौहें चढ़ा दी और खुद से कहा, ऐसा लगता है कि वो वास्तव में रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढना चाहता है। ये हुआंग फेंग नहीं है जो मकान मालिक से डरता है। मकान मालिक स्थानीय व्यक्ति है, हो सकता है कि वो यहाँ कुछ गैंगस्टरों को जानता हो और उन्हें डराने के लिए बुलाता हो। हुआंग फेंग को उससे डर नहीं लगता, लेकिन वो स्टोरेज बॉक्स से डरता है। यदि किसी दिन वो वहां नहीं है तो वो दौड़कर अंदर आता है और अपना सामान बाहर फेंक देता है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अगर स्टोरेज बॉक्स बाहर चला जाए और कोई दुर्घटना हो जाए तो मैं रो नहीं सकता। अब ऐसा लगता है कि स्टोरेज बॉक्स में कुछ गड़बड़ है, लेकिन हुआंग फेंग स्टोरेज बॉक्स को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहते। वो ऐसे बच्चे को आसानी से कैसे छोड़ सकता है? हुआंग फेंग, क्या आप जानते हैं, हमारे प्रबंधक को श्रीसु ने फिर से डांटा था। क्या आपको लगता है कि हमारे प्रबंधक ने हाल ही में श्रीसु को नाराज किया है या नहीं? मुझे कल डांटा गया था और मुझे आज फिर से प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था। ऐसा मत कहो, मिस्टर सु बहुत खूबसूरत है, लेकिन लोगों को प्रशिक्षित करना डरावना है। कार्यालय में भाई वांग हाथ में चाय का कप लेकर हुआंग फेंग के पास आए और धीरे से गपशप का भाव रखते हुए कहा, क्या प्रबंधक ने आज कुछ गलत किया? अन्यथा सु ने उसे प्रशिक्षित नहीं किया होता। हुआंग फेंग ने कहा कि वो और सु युमो एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते थे, लेकिन वे एक दूसरे को जानते थे। वो कोई अनुचित व्यक्ति नहीं थी। ये पहली बार नहीं है कि निम्नलिखित कारखानों में से किसी एक में कुछ गड़बड़ हुई है। हमारा सुरक्षा विभाग इसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए प्रबंधक को अनुशासित किया गया है, भाई वांग ने कहा। अरे जियो हुआंग, आपने प्रबंधक सु से कई बार संपर्क किया है। आपको क्या लगता है कि वो किस तरह की व्यक्ति है? क्या ये कठिन है? हालांकि भाई वांग हुआंग फेंग की तुलना में लंबे समय से कंपनी में है, वो सिर्फ एक साधारण सुरक्षा गार्ड है। उसका सु युमो से कोई लेना देना नहीं है। सु युमो के बारे में उनकी समझ अन्य विवरणों पर आधारित है, जिसे हुआंग फेंग अभी तक नहीं समझ पाए हैं। प्रेसिडेंट सु, मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो सुंदर और सक्षम है, और प्रमुख लोग भी बहुत अच्छे हैं। वो बिना किसी कारण के लोगों को व्याख्यान नहीं देगी। जब तक वो गलतियां नहीं करेगी, वह आपको परेशान नहीं करेगी। हुआंग फेंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा कि सु युमो अब तक मिले सबसे अच्छे बॉस थे। वो पहले भी कई कंपनियों में काम कर चुके थे। हालांकि उन कंपनियों के मालिकों ने एक एक करके नीचे के लोगों से नाक भान सिकोड़कर बात की। सु युमो के पास स्पष्ट रूप से यह स्थिति नहीं थी, तब भी जब वो शुरुआत में उससे परिचित नहीं थी। ये सच है, मैंने पहले भी कई लोगों से सुना है कि मिस्टर सु बहुत अच्छे हैं। इस बार हो सकता है कि हमारे प्रबंधक ने हमेशा गलतियां की हो और उन्हें परेशानी हुई हो, भाई वांग ने सिर हिलाया और कहा। दूसरी ओर सुरक्षा विभाग के प्रबंधक कार्यालय में प्रबंधक लियू बदसूरत चेहरा लेकर बैठी थी। उसे लगा कि सु युमो जानबूझकर उसे निशाना बना रही थी, जानबूझकर परेशानी मोल ले रही थी। कल भी डांटा था, आज भी बहाना बनाकर डांटा। वो सिर्फ एक व्यक्ति था और निम्नलिखित चीजें सभी पहलुओं में नहीं की जा सकती थी, इसलिए दुर्घटना होते ही उसे डांटा नहीं जा सकता था। इसके अलावा इन 2 दिनों में मुझे कंपनी में बार बार प्रशिक्षित किया गया और फैलाया गया। अन्य विभागों के उन कर्मचारियों ने मेरी पीठ पीछे मेरी ओर इशारा किया। मूल रूप से उनमें से कई खुद को सुरक्षा प्रबंधक के रूप में नहीं मानते थे, लेकिन अब वे स्वतंत्र रूप से गपशप कर सकते हैं। सुरक्षा विभाग में भी उन्हें लगा कि कुछ सुरक्षा गार्डों की नजरें थोड़ी बदल गई हैं, जैसे कि उन्हें बार बार प्रशिक्षित किया गया हो और उनकी स्थिति अस्थिर हो। प्रबंधक लियू ने कल प्रबंधक युआन के भाषण के बारे में सोचा। अगर वे उपराष्ट्रपति होते तो कोई भी उनकी पीठ पीछे अपने बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता और पीछे हटने की जरूरत भी नहीं होती। तारांकन वी लेख 5, तारांकन जिक्सियाओ, तारांकन शो, तारांकन नेट से है। ओ अपडेट 4, नया 2, तेज 3 बुलेट फ्री तारांकन विंडो तारांकन। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 95 हाँ। प्रबंधक लियू अधिक गैस के बारे में अधिक सोचते हैं और अधिक घुटन महसूस करते हैं। स्वयं के पास अब अच्छा विकल्प है, इस गैस को यहाँ क्यों झेलें? इसके अलावा प्रबंधक युआन सही है, उसे अब सचमुच पैसों की जरूरत है। उनका बेटा बहुत खर्च कर रहा है और उनकी पत्नी हाल ही में एक घर खरीदने के बारे में बहस कर रही है। वो अधिक पैसा है, यदि वो अन्य तरीकों के बारे में नहीं सोचता तो वो कम समय में इतना पैसा नहीं जुटा सकता। ये सोचकर मैनेजर लियू ने अपने दांत काटे, अपना मोबाइल फोन निकाला और मैनेजर युआन को फोन किया। हेलो मैनेजर युआन, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है। मैनेजर लियू ने कहा कि चूंकि उन्होंने भविष्य में मैनेजर युआन के साथ घुलने मिलने का फैसला किया है, इसलिए उनके मन में मैनेजर युआन के लिए पर्याप्त सम्मान होना चाहिए ताकि उनका भावी जीवन बेहतर हो सके। यह सही है, मैंने पहले ही आपके द्वारा कही गई बात के बारे में सोच लिया है। ठीक है, क्या आपने मुझसे कल जो वादा किया था वो सब पूरा हो सकता है? हाँ ठीक है, धन्यवाद प्रबंधक युआन। खैर, मैं जल्द से जल्द उन दस्तावेजों को प्राप्त करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अलविदा। मैनेजर युआन का फोन काटने के बाद मैनेजर लियू ने गहरी सांस ली। अब जब उसने निर्णय ले लिया है तो वो केवल इसे जारी रख सकता है, अन्यथा दोनों पक्ष नाराज होंगे और उसका जीवन अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि वो तुरंत भड़क गया। कहने की जरूरत नहीं है कि प्रबंधक युआन द्वारा आवश्यक दस्तावेज भी बहुत महत्वपूर्ण है। सु युमो इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक एकत्र करेगा। वे वास्तविक शक्ति व्यक्ति नहीं है। ये जानना नामुमकिन है कि वो चीजें कहाँ हैं, इसलिए उनके लिए उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है।
हालांकि उसे ये फायदा है कि वो सुरक्षा विभाग का प्रबंधक है और उसके पास सभी कार्यालयों की चाबियां हैं। इसके अलावा उसे रात में काम करने के लिए लोगों की व्यवस्था भी करनी होती है। वो इस बारे में कुछ कर सकते हैं। सुयुमो, अपनी निर्दयता के लिए मुझे दोष मत दो। मैनेजर लियो की आंखों में एक ठंडी रोशनी थी और वो मन ही मन बुदबुदाया। इस समय वो पूरी तरह से भूल गया था कि सुयुमो ने उसे एक छोटे सुरक्षा गार्ड से सुरक्षा विभाग के प्रबंधक के रूप में कैसे लिया था। अपनी स्थिति में सुधार के साथ उसकी मानसिकता पहले ही बदल चुकी थी और वह अब यथास्थिति से संतुष्ट नहीं था। जब सुयुमो ने उनकी आलोचना की तो वह इसे विनम्रता से स्वीकार कर सकते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह मेरे लिए शर्म की बात है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि एक ही चीज की अलग अलग मानसिकता और अलग अलग राय होती है। जब मैनेजर युआन ने दूसरी तरफ से मैनेजर लियो का फोन काट दिया तो उसके मुंह के कोने पर भी एक व्यंग्य था। उपराष्ट्रपति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कौन सहमत हुआ? इस समय मैनेजर युआन के बगल वाले एक व्यक्ति ने पूछा। वो भी कल खाने की मेज पर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इसके बारे में जानते हैं। वे सभी मैनेजर युआन के घनिष्ठ मित्र हैं, इसलिए उन्हें खबर लीक होने की चिंता नहीं होगी। कि शुरुआत में जब मसूर समूह ने किंगई प्रांत में प्रवेश किया तो उसने अपने स्थानीय समकक्षों की जांच की थी। जी मिंगजियाओ और सू के 2 लोगों का तियानजियाओ समूह लोगों की नजरों में आ गया। उन्होंने ये भी पाया कि जो नया समूह लंबे समय से स्थापित नहीं हुआ था वो पुराने समूहों की तुलना में अधिक खतरनाक था। थोड़े ही समय में समूह किंगई प्रांत में प्रसिद्ध हो गया और बाजार पर कब्जा कर लिया। जाहिर है इसमें कुछ क्षमताएं हैं। इसके अलावा दोनों बॉस सभी आक्रामक लोग हैं। वे युवा, ऊर्जावान और भावुक हैं और कुछ नया करने का साहस रखते हैं। उन पुराने उद्यमों के विपरीत व्यक्ति यथास्थिति से संतुष्ट है। ये कहा जा सकता है कि लैंडर समूह किंगडाओ प्रांत में प्रवेश कर चुका है और यहाँ एक बाजार बनाना चाहता है ताकि पूरे चीन में विस्तार किया जा सके। तियानजियाओ समूह एक कदम आगे बढ़ने में बाधा है, इसलिए उन्हें तियानजियाओ समूह से निपटना होगा। पिछला ब्यूटी सैलून व्यवसाय उनके द्वारा बनाया गया था। बेशक उनका मूल इरादा तियानजियाओ समूह को कम शक्ति देना था और फिर सहयोग को आगे बढ़ाना था। हालांकि मैनेजर युआन और अन्य ने अप्रत्याशित रूप से सुयुमो ने सहयोग के बारे में सोचने या न सोचने से इनकार कर दिया। इस समय अगर उन्हें अपना लक्ष्य हासिल करना है तो उन्हें दूसरे तरीकों के बारे में सोचना होगा। जहां तक वजन घटाने वाली दवाओं का सवाल है, तब उन्होंने पहले तियानजियाओ समूह की जांच की थी और यह अनजाने में ज्ञात हो गया था। इस समय यह घटना एक सफलता मात्र है। एक बार नई वजन घटाने वाली दवा सूचीबद्ध हो जाने के बाद ये तियानजियाओ समूह की ताकत बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। उस समय उनके लिए तियानजियाओ समूह से छुटकारा पाना और भी कठिन होगा। अब इसलिए उन्हें उत्पाद प्राप्त करना होगा या नष्ट करना होगा और सुरक्षा विभाग के रूप में प्रबंधक लियू ने उनकी दृष्टि में प्रवेश किया है। इसके अलावा प्रबंधक लियू को हाल ही में पैसे की बहुत आवश्यकता है, इसलिए सफलता की संभावना और भी अधिक है। अब प्रबंधक लियू मामले की पुष्टि करने के लिए सीधे कॉल करते हैं। बेशक हम केवल यही कह सकते हैं कि शक्ति लोगों को प्रेरित करती है। प्रबंधक युआन ने भावुक होकर कहा, वो आदमी सोच रहा है कि उन दस्तावेजों को कैसे प्राप्त किया जाए और फिर हमसे बहुत सारा पैसा प्राप्त किया जाए और फिर दृश्यों का उपाध्यक्ष बन जाए। प्रबंधक युआन, क्या आप सचमुच चाहते हैं कि वो उपराष्ट्रपति बने? उस आदमी ने ध्यान से पूछा। ये कैसे हो सकता है? युआन जिंग ने आदर्श रूप से कहा। उस आदमी के सिर पर शायद गधे ने लात मारी है। वो इतना आत्मविश्वासी कहां से आ गया और कुछ भी नहीं जानता। टूटा हुआ सुरक्षा गार्ड हमारा उपराष्ट्रपति बनना चाहता है। क्या हमारा उपराष्ट्रपति इतना बेकार है? अर्थात वो हमारा उपराष्ट्रपति कैसे बनना चाह सकता है? ये वास्तव में शानदार है। उसके बगल वाला आदमी सहमत हो गया और उसे उसी समय राहत मिली। यदि प्रबंधक लियो वास्तव में उनके उप महाप्रबंधक बनते तो उन्हें यकीन नहीं होता। यदि टूटे हुए सुरक्षा गार्ड द्वारा उस पर दबाव डाला जाता तो वो परेशान हो जाता। मैं बस इतना चाहता हूं कि वो हमें जानकारी प्राप्त करने में मदद करे। जब जानकारी उपलब्ध है तो उसे क्या करना चाहिए? मेरे पास यहाँ उसकी स्थिति नहीं है। अगर मैं यहाँ गार्ड बनने के लिए आता हूँ तो भी मैं ऐसा नहीं करना चाहता। लोग इस तरह जो लोग किसी भी समय अपने स्वामी को बेच सकते हैं वे दूसरी बार भी बेच सकते हैं, प्रबंधक युआन ने कहा। उन्होंने लंबे समय से सोचा है कि मैनेजर लियो के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, यानी कितनी दूर तक जाना है। जब तक जानकारी उपलब्ध है वो आदमी बेकार रहेगा। यह मत कहो कि उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। वो उसे कोई पैसा भी नहीं देगा, यहाँ तक कि पहले कहा गया पारिश्रमिक भी नहीं देगा। उसके पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उसने ये शब्द कहे थे और उसने इन बातों को प्रचारित करने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि उस स्थिति में वो समाप्त हो जाएगा और उसका शेष जीवन समाप्त हो जाएगा। इस समय प्रबंधक लियू को नहीं पता था कि उसका क्या सामना होने वाला है और उसने उप महाप्रबंधक के पद पर बैठने के दृश्यों के बारे में सोचा। लैंडो समूह एक बड़ा बहुराष्ट्रीय समूह है। हालांकि वो सिर्फ किंगडाओ प्रांत की एक शाखा के उप महाप्रबंधक के पद पर बैठे थे। ये भी बहुत सुंदर था, यहाँ तक कि तियानजियाओ समूह के 2 सुंदर महाप्रबंधकों की तुलना में भी अधिक सुंदर था। तारांकन वी यह लेख 5, तारांकन जिक्सियाओ, तारांकन शो, तारांकन नेट से है। ओ अपडेट 4 नया 2 तेज 3 बुलेट फ्री तारांकन विंडो तारांकन। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 96 यंग मास्टर। मैंने इसे नहीं लिया क्योंकि मैनेजर लियो भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता और मैनेजर युआन की योजना को नहीं जानता। वो नहीं जानता कि उससे मिलना एक अच्छा जीवन नहीं है बल्कि कष्ट है। हालांकि दूसरा व्यक्ति पहले से ही जानता है कि भविष्य में उसका जीवन अच्छा नहीं होगा और यहाँ तक कि वो ऐसी स्थिति से पीड़ित है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो व्यक्ति तियानक्सुआन महाद्वीप का दूसरा राजा है। वांग एर पूरी रात जागने के बाद से ओयान जिंगवेन की नाजी की तलाश कर रहा है। हालांकि उसने ओयान जिंगवेन के कमरे के सभी कोनों की तलाशी ली है और अभी भी कोई परिणाम नहीं मिला है। जैसे जैसे समय बीत रहा है उसका चेहरा और भी बदतर होता जा रहा है और उसका दिल और अधिक भयभीत होता जा रहा है। उपदेश प्राप्त करने का महत्व भले ही ओयान जिंगवेन यह न कहे, वांग एर इसे जानता है। उसके नौकरों के लिए उन्हें जीवन भर पाना असंभव है। वे अपनी आंखों से देख सकते हैं कि क्या पहले से ही भाग्यशाली है, लेकिन ऐसी बात अब लुप्त हो गई है। इसके अलावा ये स्वयं से संबंधित है। वांग एर को लगता है कि उनका भविष्य अंधकार में है।
ठीक है, मैंने आपको पूरी रात इसे ढूंढने के लिए कहा था। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नाजी कहाँ है? ओयांग जिंगवेन ने काले चेहरे के साथ उसके सामने पीले वांगेर को देखते हुए कहा। इस समय वांगेर यी का चेहरा न केवल इसलिए परेशान था क्योंकि वो पूरी रात सो नहीं पाया था, बल्कि उसके दिल में चिंता भी थी। इस समय वो सामान्य समय में अन्य नौकरों के सामने अहंकारी नहीं होता था। पूरा व्यक्ति बिना किसी आत्मा के पराजित मुर्गे की तरह था। मास्टर, मुझे नाजी नहीं मिली, लेकिन मैंने उसे नहीं लिया। वांगेर अंतिम स्पष्टीकरण देने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनके स्पष्टीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन है ओयांग जिंगवेन? आमतौर पर वह अपने बारे में बहुत सोचता है। एक बार जब उसके पास कोई विचार आ जाता है तो वो दूसरे लोगों की राय बिल्कुल नहीं सुन सकता। वांगेर, जो हर समय उसका पीछा कर रहा है, जाहिर तौर पर यह जानता है। तो अब ओयांग जिंगवेन का मानना है कि उसने अंगूठी चुराई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वांगेर इसे कैसे समझाते हैं, ओयांग जिंगवेन इस पर विश्वास नहीं करेंगे। अब वांगेर को सिर्फ पछतावा महसूस हो रहा है। वो अन्य लोगों को ओयांग जिंगवेन की सेवा क्यों नहीं करने देता? अपनी चतुराई से भले ही अन्य लोग ओयांग जिंगवेन को छू लें, वो गारंटी दे सकता है कि वो ओयांग जिंगवेन के सामने सबसे पसंदीदा है। हालांकि ओयांग जिंगवेन इस वजह से अन्य लोगों की देखभाल कर सकते हैं और उनमें से कुछ अब हमेशा की तरह खुद पर भरोसा नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने हमेशा सोचा था कि ओयांग जिंगवेन के पसंदीदा पद पर कब्जा करने के लिए मेरे पास केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है। अब जब कुछ होता है तो मेरे पास बर्तन उठाने वाला भी नहीं है। किसी और के पास ओयांग जिंगवेन तक बिल्कुल भी पहुंच नहीं है। स्वाभाविक रूप से वो सबसे अधिक संदिग्ध और एकमात्र संदिग्ध है। क्या तुम्हें लगता है मैं इस पर विश्वास करूंगा? ओयांग जिंगवेन ने वांगेर की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि ईमानदार रहो, अन्यथा क्या होगा? मुझे लगता है कि तुम मुझसे बेहतर जानते हो। तुम हमेशा मेरे साथ हो। मैं किस तरह का व्यक्ति हूं तुम्हें पता होना चाहिए। बेशक वांगेर जानता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो जानता है, वो अब और अधिक भयभीत है। ओयांग जिंगवेन खुद को जाने नहीं देगा क्योंकि वो आमतौर पर उसके साथ सहज रहता है। यह मत कहो कि नाजी इतनी महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक सामान्य खजाना है। एक बार जब वो अपने कारणों से हार जाता है तो ओयांग जिंगवेन खुद को जाने नहीं देगा। युवा मास्टर, मैंने वास्तव में इसे नहीं लिया। मैं युवा मास्टर का अनुसरण कर रहा हूं और पूरे दिल से उनकी सेवा कर रहा हूं। मैं उनकी चीजें कैसे चुरा सकता हूं? वांगेर ने उदास चेहरे के साथ कहा, मैं वास्तव में नहीं जानता कि कहां जाना है। हालांकि ओयांग जिंगवेन ने स्पष्ट रूप से इसे नहीं सुना। वांगेर का मूड खराब है। ओयांग जिंगवेन का मूड खराब है। यदि एक सामान्य बच्चा खो जाता है तो वह अधिक से अधिक कुछ दिनों तक क्रोधित रहेगा। वांगेर को हराना अच्छा है, लेकिन यह अलग है। हर कोई ऐसा ही बच्चा चाहता है। हालांकि वांगेर एक नौकर है, उसके पास एक ही विचार होना चाहिए, इसलिए उसका भी एक मकसद है। साथ ही नाजी इतनी दुर्लभ है कि मैं आसानी से अपने पिता से इसे प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे आसपास मेरे सभी दोस्त ईर्ष्यालु हैं, जिससे वो वास्तव में खुश है। हालांकि नाजी के खो जाने में ज्यादा समय नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज खो जाए तो उसे दोबारा पाना आसान नहीं होता। मेरे दोस्त जानते हैं कि वे उस पर जरूर हंसेंगे। आखिरकार इसका उपयोग पारिवारिक विरासत के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा ओयांग जिंगवेन का हमेशा से मानना रहा है कि वो अपनी जादुई प्रतिभा को जगा सकता है। एक बार जब वो जादूगर बन जाता है तो नाजी बहुत उपयोगी होता है। नाजी एक जादूगर की महान पहचान का भी प्रतीक है। जादूगरों के दो स्तर हैं जिनमें नाजी और नाजी के बिना वाले शामिल हैं। लेकिन अब जब बच्चा चला गया है तो यह अजीब है कि वो अच्छे मूड में है। ऐसा लगता है कि यदि आप नहीं जानते कि आप कितने शक्तिशाली हैं तो आप सच नहीं बताएंगे। आओ। ओयांग जिंगवेन उदास चेहरे के साथ रोया। तभी दो नौकर अंदर आए। हालांकि ओयांग जिंगवेन अभी भी कारावास में है। निम्नलिखित नौकरों के लिए उसके आदेशों को अभी भी किसी भी समय सुनने की आवश्यकता है। उसे नीचे ले जाओ, मुझसे अच्छी तरह पूछताछ करो और कैशियर की अंगूठी के बारे में पूछो। चाहे तुम कोई भी तरीका अपनाओ, मुझे उसे बोलने देना चाहिए। ओयांग जिंगवेन ने दोनों से कहा। जी श्रीमान। दो एलईडी और फिर वांगेर को देखा। उन सभी ने शार्डेनफ्रूट का लुक दिखाया। वांगेर आमतौर पर अपने युवा स्वामी के पक्ष में उनके लिए परेशानी खड़ी करते थे। उनका जिक्र मत करो। इस हवेली में ऐसे कुछ नौकर हैं जिन्हें वांगेर ने चोट नहीं पहुंचाई है, इसलिए लगभग कोई भी वांगेर को पसंद नहीं करता है। अब जबकि वांगेर पर युवा मास्टर को संदेह है, वे अभी भी उनके हाथों में पड़ गए हैं। वे बदला लेने का अवसर नहीं चुकेंगे और वे वांगेर पर कभी हल्के नहीं पड़ेंगे। वैसे भी युवा मास्टर ने यह भी कहा कि चाहे उनके पास कोई भी तरीका हो, वे वांगेर के साथ करेंगे। वांगेर यी का चेहरा भूरा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इसे कैसे समझाता है। ओयांग जिंगवेन उस पर विश्वास नहीं करता है। यहाँ तक कि ओयांग जिंगवेन भी उस पर विश्वास नहीं करता है। तब जो लोग उसे अपमानित करते हैं वे आमतौर पर उस पर विश्वास नहीं करेंगे। अकेले ही यह न कहे कि वो नहीं जानता कि नाजी कहाँ है। यदि वो ऐसा करता भी है तो वे इस अवसर का उपयोग स्वयं लड़ने के लिए करेंगे। पहली बार वांगेर को अपने सामान्य शब्दों और कार्यों पर गहरा पछतावा हुआ, लेकिन अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। वो पहले ही लोगों को नाराज कर चुका है और अब वो इसकी भरपाई भी नहीं कर सकता। वांगेर को नीचे खींच लिया गया, लेकिन ओयांग जिंगवेन के चेहरे में कोई सुधार नहीं हुआ। उसके पिता उसे जाने नहीं देते थे। ये बहुत संभव है कि वो अपने परिवार की सेवा कर सके, भले ही उसकी माँ ने उसे रोका हो। अब हम जो कर सकते हैं वो ये है कि अपने पिता को शांत होने दे और उन्हें खुश करने की कोशिश करें। इस तरह उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने सिद्धांत खो दिए हैं। शायद वो मुझे ज्यादा दोष नहीं देंगे। ओयांग जिंगवेन ने मन ही मन सोचा। तारांकन वी ये लेख 5 तारांकन जिक्सियाओ तारांकन शो तारांकन नेट से है। ओ अपडेट 4 नया 2 तेज 3 बुलेट फ्री तारांकन विंडो तारांकन। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 97वें युआनवाई हवेली का जन्मदिन पर्व। मैं अपने पिता को कैसे खुश कर सकता हूँ? ऐसा लगता है कि यह कोई बहुत कठिन समस्या नहीं है। उसके सामने एक ऐसी चीज है जो उसे खुश कर सकती है, वो है उसकी जादुई प्रतिभा को जागृत करना। मेरे पिता 10 वर्षों से अधिक समय से उनकी जादुई प्रतिभा को जगाने की उम्मीद कर रहे हैं। अगर वो जाग सके तो उसे बहुत खुशी होगी। उस समय यदि वो कहे कि उसने उपदेश खो दिए हैं तो वो अधिक क्रोधित नहीं होगा।
इसे समझने के लिए पहली बार ओयान जिंगवेन आज खेलने के लिए बाहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन बिस्तर पर आया और उचित तरीके से बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान किया। पहली बार उन्होंने इतनी गंभीरता से अभ्यास करना शुरू किया, हालांकि उन्हें केवल मजबूर किया गया था। केवल ओयान जिंगवेन को यह नहीं पता होगा कि उसने पहले जो किज़ेदान लिया था वो नकली है, असली गोली हुआंग फैंग ने ली है। ओयान जिंगवेन की जादुई प्रतिभा बहुत खराब है। अपने कौशल पर भरोसा करके कुछ ही दिनों में उसकी जादुई प्रतिभा को जगाना बिल्कुल असंभव है। ओयान जिंगवेन, जो इस स्थिति को नहीं जानता, पहली बार अभ्यास कर रहा है। इस बार वो अब कोई दिखावा नहीं कर रहा है। ओयान जिंगवेन और वांग ए बुरे मूड में है। पृथ्वी पर हुआंग फैंग का मूड भी खराब है। फिलहाल भंडारण बॉक्स का उपयोग नहीं किया जा सकता, हालांकि इसे खुले हुए काफी समय हो गया है, लेकिन मेरे दिल में अफसोस जरूर होगा। मकान मालिक ने दरवाजे पर भी धौंस जमाई। हालांकि वो लड़का अब चला गया, लेकिन वो कभी हार नहीं मानेगा। उसका भंडारण बक्सा अभी भी किराए के कमरे में है, इसलिए उसे जल्दी बाहर जाना होगा। दरअसल हुआंग फैंग के मन में लंबे समय से एक जगह जाने का विचार था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे और कोई व्यवसाय नहीं था। इसके अलावा वो अब जिस जगह पर रहता है वो हालांकि थोड़ी जर्जर है, लेकिन किराया महंगा नहीं है, इसलिए वह हमेशा यहीं रहता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह अच्छा नहीं है। आप अपने भंडारण बॉक्स को खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि आप पैसे बचाना चाहते हैं। जब हुआंग फैंग सोच रहा था कि कहां जाना है और पैसे कैसे जुटाने हैं, तो किराए के कमरे में उसके भंडारण बॉक्स ने एक बार फिर से रोशनी की किरण दी। फिर उसने जो चीजें उसमें रखी थी वे गायब थी और फिर एक नई चीज सामने आई। जाहिर है, भले ही स्टोरेज बॉक्स को अस्थायी रूप से नहीं खोला जा सकता है, लेकिन इसका प्रतिस्थापन कार्य अभी भी मौजूद है। हर तरफ हलचल तेज है। मेहमान जल्द ही आने वाले हैं, बाद में उन पर ध्यान देना। अगर कुछ गलत है तो मुझे असभ्य होने के लिए दोषी मत ठहराओ, मालिक मुझे माफ नहीं करेंगे। एक निश्चित स्थान पर एक बटलर जैसा व्यक्ति निम्नलिखित लोगों को अपने व्यस्त काम को लगातार व्यवस्थित करने का निर्देश दे रहा है। वो जिस आंगन में है वो अब रोशनी और सजावट से सजाया गया है, जो बहुत उत्सवपूर्ण है। जाहिर है, यहाँ कुछ किया जाना बाकी है। वास्तव में ये सच है, ये पार्षद झांग का घर है। वो एक जाने माने जमींदार है। उसका एक समृद्ध परिवार है और वो दूसरों से दोस्ती करना पसंद करता है। हालांकि वो अंदर से बहुत सख्त है। अगर किसी की आंखें लंबी नहीं है और वो कुछ गलत करता है तो वो नर्म नहीं होगा। आज युआनवाई झांग की मां का 80वां जन्मदिन है। आज की दुनिया में 80 साल की उम्र में ये वास्तव में जन्मदिन है। इसलिए युआनवाई झांग ने अपनी बूढ़ी मां को मनाने और खुश करने के लिए अपनी मां के लिए जन्मदिन की पार्टी आयोजित करने की योजना बनाई है। साथ ही उसे पुत्रवधू की प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इसके अलावा वो उपहार प्राप्त करने के इस अवसर का लाभ उठा सकता है। यह एक पत्थर मारने जैसा है, हाँ बेशक वो इसे नहीं चुकेगा। इसलिए आज की बर्थडे पार्टी बहुत शानदार होगी और इसमें काफी लोग आएंगे। जो दोस्त वो आमतौर पर बनाता है वे भी आएंगे और कई मेहमान भी आएंगे। झांग युआनवाई, जो अपने चेहरे पर ध्यान देते हैं, स्वाभाविक रूप से इसे बहुत महत्व देते हैं और कोई गलती नहीं होने देते। इसलिए हालांकि यह जन्मदिन की पार्टी लंबे समय से तैयार की गई है। जब जन्मदिन की पार्टी आ रही है तो घर में नौकरानी आएगी, फिर भी किसी भी लापरवाही को रोकने के लिए घबराए हुए चारों ओर देख रही है। वहां पर लालटेन थोड़ा बाएं दाएं बाएं है। ठीक है, ठीक है। वो गमले वाला फूल, एरगोजी, मैंने तुमसे कई बार कहा है फूल को वहां मत रखो, यह मार्ग को प्रभावित करेगा। क्या तुम्हारे कान नहीं है? क्या तुम डांट खाना चाहते हो? और कौन, क्या कर रहे हो? क्या तुम खाली हो? तुम यहीं घूम रहे हो? बटलर इतना व्यस्त था कि उसे पसीना आ रहा था, लेकिन उसने बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। तालिका के औपचारिक उद्घाटन को ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसे यही निपटाना होगा। कीव के अस्पताल में लोगों को गश्त करने की व्यवस्था करने का मामला कैसा है? सामने वाले हिस्से का काम लगभग पूरा हो चुका है। गृहस्वामी को गार्ड का मुखिया कीव बाओयुआन मिल गया है। आजकल दुनिया में शांति नहीं है, इसलिए लगभग हर बड़े परिवार के पास एक गार्ड होगा। स्वाभाविक रूप से पार्षद झांग के घर के बाहर कोई अपवाद नहीं है। कीव बाओयुआन पूरी युआनवाई हवेली का मुखिया है। वो मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए पहाड़ पर गए और शुरुआती वर्षों में सेना में शामिल हो गए, लेकिन बाद में किसी अज्ञात कारण से उन्होंने सेना छोड़ दी। बाद में वो लगभग 2 वर्षों के लिए युआनवाई हवेली के प्रमुख बनने के लिए यहाँ आए। हालांकि वो पहले नहीं आए, लेकिन उनका कुंग फू बिल्कुल भी कमजोर नहीं था, इसलिए बाद में उन्होंने इस पर किसी को आपत्ति नहीं जताई। चिंता मत करो गृहस्वामी, सब कुछ व्यवस्थित है, कीव बाओयुआन ने कहा। इसे हल्के में न ले, आज यहाँ कई प्रतिष्ठित लोग आ रहे हैं, यहाँ तक कि सरकार में भी। उनके साथ यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। इसके अलावा जो लोग यहाँ उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देने आते हैं वे निश्चित रूप से इस समारोह का पालन करते हैं। बहुत सारे उपहार होंगे, उनमें पैसे के लायक बहुत सारी चीजें होंगी। तुम्हें कर्फ्यू से सावधान रहना होगा, गृहस्वामी ने बेचैनी से कहा। मैं समझता हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ठीक हो जाऊंगा। कीव बाओयुआन ने अपनी छाती थपथपाई और कहा। लेकिन जब उसने सुना कि चेम्बरलेन ने कहा कि वहाँ बहुत सारी मूल्यवान चीजें होंगी, तो उसकी आंखों में रोशनी की चमक थी, लेकिन चेम्बरलेन उसे नहीं पा सका। ठीक है, मैं कीव के काम से बहुत राहत महसूस कर रहा हूँ। चेम्बरलेन ने कहा कि कीव बाओयुआन अन्य नौकरों से अलग है। हालांकि वे भी यहाँ के लोग हैं, वे केवल झांग युआनवाई के आदेशों का पालन करते हैं। हालांकि वो चेम्बरलेन है, वो इन लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकता है, इसलिए वो सामान्य समय में उनके प्रति विनम्र रहता है। बटले के निर्देश के बाद वो चला गया। वो यहाँ का बटलर है, उसे हर चीज का ध्यान रखना होता है, इसलिए वो बहुत व्यस्त रहता है। चूंकि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। उपहार, कीव बाओयुआन गृहस्वामी की आकृति को देखता है और मन ही मन बुदबुदाता है। उन्होंने सेना कैसे छोड़ी यह यहाँ स्पष्ट नहीं है। हालांकि उसे याद है कि वो सेना में कैप्टन है और उसका पद कोई छोटा नहीं है, लेकिन इस लड़के की एक बुरी आदत है, यानी उसे जुआ खेलना पसंद है। भोजन और वेतन का भुगतान होते ही वो अक्सर अपना सारा पैसा खो देता है, इसलिए उन्होंने सेना में कई वर्षों तक कोई पैसा नहीं बचाया है। इसके अलावा उनकी इस बुरी आदत की वजह से उनके प्रमोशन के तरीके पर भी असर पड़ा है। तारांकन वी, यह लेख 5 तारांकन जिक्सियाओ तारांकन शो तारांकन नेट से है।
अपडेट 4 नया 2 तेज 3 बुलेट फ्री तारांकन विंडो तारांकन। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 98 योजना। उसने सेना छोड़ दी और जुआ खेलने लगा। उसने बहुत अधिक खो दिया और दूसरे पक्ष पर बहुत लंबे समय तक पैसा बकाया रहा। परिणामस्वरूप कैसीनो के लोग उससे पैसे मांगने बैरक में आए। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने सैन्य वेतन का गबन कर लिया। उस समय भी उनके पास कुछ अधिकार थे। परिणामस्वरूप उसका बकाया पैसा अभी भी बाकी था। हालांकि उसने सैन्य वेतन का गबन किया था, इसका पता चला। परिणामस्वरूप उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और वे घर चले गए। उन्होंने ऐसा नहीं किया। अधिक गंभीर सजा इस तथ्य के कारण है कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में बहुत योगदान दिया है। पूर्व सेना के क्यू बाओयुआन में जीविकोपार्जन की कोई अन्य क्षमता नहीं है। उसके पास केवल एक हाथ की शक्ति है। तो बहुत देर तक इधर उधर भटकने के बाद वो यहाँ आ गया। जैसे ही झांग युआनवाई नर्सिंग होम के लिए भर्ती कर रहा था, वो नौकरी के लिए आवेदन करने आया था। क्योंकि उनके पास अच्छा कौशल था, इसलिए वो पीछे रह गए। झांग युआनवाई ने उनके आने के 1 साल से अधिक समय बाद उन्हें नर्सिंग होम का प्रमुख बनने के लिए भी कहा, जिससे पता चलता है कि वो उनसे बहुत संतुष्ट है। इस अवधि में क्यू बाओयुआन ने अच्छा काम किया। उन्होंने अब जुए को नहीं छुआ, लेकिन युआनवाई के घर की सुरक्षा के लिए एक गार्ड के रूप में कड़ी मेहनत की। उनके आने के 2 वर्षों में हालांकि युआनवाई के घर में कुछ कर्फ्यू थे, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए युआनवाई झांग उससे बहुत संतुष्ट हुए और उसे गार्ड का प्रमुख बना दिया। हालांकि उनके नर्सिंग होम का प्रमुख बनने के बाद सब कुछ बदल गया। नर्सिंग होम का मुखिया बनने के बाद इस घर में उनका बहुत सम्मान किया जाने लगा। यहाँ तक कि जब वो बाहर जाता था तब भी लोग जानते थे कि वो पार्षद झांग वाई के घर के नर्सिंग होम का प्रमुख था। वो उसके प्रति बहुत विनम्र था और उसकी आय बहुत अधिक थी। इसलिए कई बार दूसरों के निमंत्रण पर वो फिर से अपने आप से कहता रहा है कि मैं इसे दोबारा नहीं छू सकता या मैं इसे बार बार नष्ट कर दूंगा, यह आखिरी बार है। हालांकि बार बार वो जुए का आदी हो गया, अधिक से अधिक कैसीनो में जाने लगा और अनजाने में बहुत कुछ हार गया। हालांकि पार्षद झांग की हवेली के नर्सिंग होम के प्रमुख होने के बाद उन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन वे हारना बर्दाश्त नहीं कर सके। थोड़े ही समय में उसने पिछले 2 वर्षों में अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी और अभी भी उस पर बहुत सारा पैसा बकाया था। इस अवधि में कैसीनो में लोग अधिक से अधिक बार ऋण मांग रहे हैं। वे उससे परेशान नहीं है और दूसरा पक्ष अधिकाधिक असभ्य होता जा रहा है। वो हाल ही में हर जगह पैसे उधार लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना कुछ नहीं है जिसे उधार लिया जा सके, जो कि कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए जब उसने गृहस्वामी को ये कहते सुना कि इस बार कई मूल्यवान उपहार होंगे, तो उसकी आंखें अनजाने में चमक उठी। जाहिर है वो गृहस्वामी की बातों से आकर्षित हो गया था। यदि उसे 1 या 2 बहुमूल्य खजाने मिल जाए तो उसका बकाया सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा। हालांकि वो थोड़ा झिझक भी रहा था, क्योंकि एक बार इस तरह की बात का पता चलने पर झांग युआनवाई उसे जाने नहीं देगा और निश्चित रूप से उसे सरकारी यमन में ले जाएगा। इसके अलावा इस घटना के उजागर होने के बाद कोई भी उसे दोबारा नर्सिंग होम में काम पर रखने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार बुरे चरित्र वाले व्यक्ति को अपनी सुरक्षा देने से राहत नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि वो ऐसा मौका चूकने को तैयार नहीं है। आखिरकार जब तक उसे ये समय मिल जाता है तब तक उसका सारा बकाया पैसा वापस चुकाया जा सकता है और उसे इधर उधर देखने और पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं है। धिक्कार है, जरूरी नहीं कि दूसरों को इसका पता चले। अगर उन्हें पता चलता भी है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं दूसरी जगह रहूंगा। क्यू बाओयुआन का दिल दृढ़ था। उसका कोई रिश्तेदार नहीं था और वो हर समय अकेला रहता था। इसलिए भले ही वो भाग रहा हो, उसे चिंता की कोई बात नहीं थी। वो कभी भी जा सकता था। इसके अलावा यदि इस बार चोरी हुआ सामान मूल्यवान है तो आप न केवल जुए का कर्ज चुका सकते हैं, बल्कि बहुत सारा बैलेंस भी रख सकते हैं। ऐसे में आप स्थान बदलने पर भी अच्छे से रह सकते हैं। दृढ़ क्यू बाओयुआन के साथ उसने आसपास के वातावरण पर ध्यान देना शुरू कर दिया और वो पूरे घर का मुखिया था। ऐसा करना बहुत सुविधाजनक था। जैसे जैसे समय बीतता है, मेहमान आने लगते हैं। क्यू बाओयुआन लोगों को यार्ड के चारों ओर गश्त करने के लिए ले जाता है और मेहमानों को देखता है। इतना जरूर है कि जब ये लोग आते हैं तो उपहार लेकर आते हैं। इनमें से कोई भी खाली हाथ नहीं है। उनमें से कुछ लग्जरी से सजाए गए पैकेजिंग बॉक्स को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि सामग्री सरल नहीं है। पूरे युआनवाई के घर में हलचल होने लगी और युआनवाई झांग खुद चेहरे पर मुस्कान के साथ मेहमानों का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आए। मिस्टर झांग देखने में ऐसे लगते हैं कि उनकी उम्र 50 या 60 साल है, लेकिन उनकी उम्र भी कम नहीं है। इस सुखद घटना से आज वो और भी गौरवान्वित है। पूरा व्यक्ति बहुत छोटा दिखता है। बधाई हो पार्षद झांग ली, कृपया आओ, कृपया अंदर आओ। पार्षद झांग के अलावा मैं बुढ़िया के 80वें जन्मदिन में योगदान देना चाहूंगा। कृपया अंदर आए और चाय पिए। पार्षद झांग दरवाजे पर थे और आने वाले मेहमानों को देख रहे थे। उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। इन मेहमानों में न केवल आस पड़ोस के जाने माने अमीर देहाती सज्जन थे, बल्कि यमन के अधिकारी भी थे। ये स्पष्ट रूप से चेहरे की बात थी कि इतने सारे रुतबे और रुतबे वाले लोगों को एक साथ आमंत्रित किया जा सकता था, जिससे उसके बनाए गए मित्रों की व्यापक श्रृंखला का भी पता चलता था। इसके अलावा ये लोग यहाँ खाली हाथ नहीं आए थे। जाहिर है इस जन्मदिन की दावत में हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों के आने से यार्ड अधिक जीवंत होता जा रहा है। हम 2 और 3 में इकट्ठा होते हैं, बातें करते हैं और हंसते हैं। सामने वाले आंगन का माहौल बहुत अच्छा है और पिछवाड़ा भी बहुत व्यस्त है। हालांकि वे उनके सामने व्यस्त लोगों के समान नहीं है, क्योंकि वे सभी युआनवाई हवेली के नौकर हैं। वे उन लोगों से उपहार बॉक्स से निकालकर उसका पंजीकरण करने में लगे हुए हैं। ली के अलावा एक कांच की बोतल भेजे। आयरन कांस्टेबल द्वारा एक जेड पेंडेंट भेजा जाएगा। हुआंग शियुकाई ने एक तस्वीर और सुलेख भेजा। लोगों ने बक्सों को अलग किया और बक्सों पर लिखे नामों के अनुसार एक एक करके उनकी सूचना दी। फिर किसी ने उपहारों को एक एक करके एक साथ रखा और उन्हें बाद में उपहारों के लिए समर्पित कमरे में रख दिया, जबकि दूसरे ने उन्हें एक एक करके लाल खाता बही पर दर्ज किया। उपहारों की सुरक्षा के नाम पर क्यू बाओयुआन आंगन के बाहर गश्त करता है। अंदर के लोगों को पता नहीं चलता और बाहर के लोग देखकर भी कुछ नहीं कह पाते। आखिरकार वो आंगन का मुखिया है और उसके पास ये जिम्मेदारी और अधिकार है।
लियू शिलोंग एक जेड बुद्धा देता है। वहाँ रोल कॉल अभी भी जारी है, लेकिन इस बार ये थोड़ा अलग है। जब उसने उपहार का नाम बताया तो उसने उसे नीचे नहीं लिया, लेकिन चेहरे पर नशे के साथ उसने अपने हाथ में जेड बुद्ध को देखा। लियू शिलोंग, क्या ये सम्राट का नौकर लियू है? आग्रह करने के बजाय उसके बगल वाले व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से लियू की पहचान के बारे में उत्सुकता से पूछा। तारांकन वी ये लेख 5, तारांकन जिक्सियाओ, तारांकन शो, तारांकन नेट से है। ओ अपडेट 4, नया 2, तेज 3 बुलेट फ्री, तारांकन विंडो, तारांकन। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 99 पहाड़ियों की तरह उपहार। यह वो नहीं है, गायक ने कहा। हालांकि लियू नहीं आए, लेकिन जाहिर तौर पर वो बुढ़िया की जन्मदिन की पार्टी को नहीं भूले। मैंने सुना है कि बुढ़िया लियू शिलोंग की नानी है। इतना खराब भी नहीं, यह आदमी जाहिर तौर पर लंबे समय से यहाँ है और वो इन मामलों के बारे में कुछ जानता है। उस समय लियू की माँ के पास दूध नहीं था, लेकिन मेरे पति के पास एक बच्चा था। उस समय मास्टर का परिवार सफल नहीं हुआ, इसलिए बूढ़ी महिला लियू की नस बन गई और दोनों परिवारों में एक जुनून था एक दूसरे के लिए। तुम्हें पता है क्या, मास्टर ने अपना भाग्य इतनी तेजी से बनाया और उसके पीछे लियू शिलोंग की मदद थी। अन्यथा जब हमारी काउंटी शीर्ष से गिर गई तो न केवल किसी ने उसे शर्मिंदा करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि हर कोई विनम्र भी था। आदमी उसके बगल के 2 लोगों से फुसफुसाया। सचमुच कोई आश्चर्य नहीं कि इस बार बहुत सारे लोग आ रहे हैं, यहाँ तक कि काउंटी मजिस्ट्रेट ने भी उपहार भेजे हैं। आदमी का क्रांतिवृत्त, अर्थात हमारे काउंटी में कौन मालिक को चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करता। उस आदमी ने गर्व से चेहरे के साथ कहा। लियू शिलोंग बुढ़िया का बहुत सम्मान करता है। आप यहाँ आने के तुरंत बाद यह नहीं जानते होंगे कि लियू शिलोंग हर साल बुढ़िया को नए साल की पूर्व संध्या देने आएगा। इसके अलावा वो ये भी जानता है कि बुढ़िया को बुद्ध को प्रणाम करना पसंद है, इसलिए उसने ये जैद बुद्ध भेजा। इस जैद बुद्ध को देखो, ये बिल्कुल स्पष्ट हरा और चमकीला है। उस आदमी ने जैद बुद्ध के चेहरे की ओर प्रशंसा करते हुए कहा, यदि उसके पास ऐसा जैद बुद्ध होता तो उसे जीवन भर इसके बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती। और बाकी दोनों ईर्ष्या से देख रहे थे। गेट के बाहर की गार्ड यार्ड की भी चमकदार आंख है। हालांकि उसने बहुत सारे खजाने नहीं देखे हैं, लेकिन ऐसा जैद बुद्ध उसे पहली नजर में ही पसंद कर लेता है। साथ ही वो इस समय के लक्ष्य के बारे में भी सोचते हैं। यह जैद बुद्ध एक अच्छा विकल्प है। ठीक है, चलो इसे मत देखो, चलो जल्दी से कुछ करते हैं। हमारे सामने कई मेहमान हैं और कुछ उपहार बाद में भेजे जाएंगे। अगर हम समय पर पंजीकरण नहीं करा सके तो हमें डांट पड़ेगी। उस व्यक्ति ने जैद बुद्ध को उस व्यक्ति को सौंप दिया जो उपहार पैक कर रहा था। अन्य 2 ने अपना सिर हिलाया और फिर तीनों ने काम करना जारी रखा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने पहले क्या कहा था और उन्हें बाहर दुश्मन गार्डों ने सुना था और ऐसा लगता था कि वे कुछ विचार कर रहे थे। बाहर के मेहमान अभी भी आ रहे हैं और उपहार भी पिछवाड़े में बक्सों से भेजे जाते हैं। क्यू बायुआन इतने सारे उपहारों को देखता है और उसकी आंखें ईर्ष्या से चमक उठती हैं। यदि उसके पास इतनी सारी चीजें हो सकती हैं, तो वो दूसरों से पैसे उधार लेने नहीं जाएगा या दूसरों के पीछे नहीं भागेगा। जन्मदिन की पार्टी शुरू होने तक कोई मेहमान नहीं आया, लेकिन फिर भी सामने का प्रांगण पहले से ही लोगों से भरा हुआ था और झांग युआनवाई द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित नाट्य मंडली ने मंच पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और भीड़ से खुशी की आवाजें आने लगी। सामान्य समय में क्यू बायुआन ने नाटक सुनने और तरबूज के बीज खाने के लिए जगह खोजने के लिए पहले से ही एक स्टूल हटा दिया है। हालांकि आज उसके पास करने के लिए अन्य काम है, इसलिए उसे कोई जानकारी नहीं है। ये सब तय हो गया है। पिछवाड़े में शब्द फिर से उन लोगों से आए जो उपहार सूची को पंजीकृत करने के लिए जिम्मेदार थे। ये सच है कि बुढ़िया के जन्मदिन के लिए बहुत सारे लोग और उपहार है। मुझे डर है कि इस समय उपहार रखने के लिए समर्पित कमरा भरा हुआ है, दूसरे ने कहा। ये हमारे मालिक का चेहरा है। पूरे काउंटी को देखो, किस परिवार में जन्मदिन की पार्टी के लिए इतने सारे मेहमान हो सकते हैं, और वे सभी रुतबे वाले लोग हैं। ये सच है, हमारे लिए पंजीकरण कराना कठिन है। ठीक है, हमने पहले ही गाना शुरू कर दिया है, चलो जल्दी करें। इसे चुकना अफसोस की बात है। इसके अलावा अगर गुरु खुश है तो अगर हम नहीं जाएंगे तो हमें कोई इनाम नहीं मिलेगा। हाँ, जल्दी करो। मैंने काफी समय से नाटक नहीं सुना है, लेकिन इस बार मुझे बुढ़िया की रोशनी मिल गई। तो 3 लोगों के एक समूह ने कहा कि वे मुस्कुराहट के साथ जल्दी से चले गए। जहां तक उपहारों की बात है, उन्हें कमरे में रख दिया गया। ये पिछवाड़ा है, उनके चारों ओर यार्ड गश्ती दल है। उन्हें तोहफों के हादसों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। यार्ड के बाहर दुश्मन सुरक्षा यार्ड कोने में छिप गया और कुछ लोगों को निकलते देखा। उनकी आंखें चमकी और अवसर आ गया। इस दौरान यहाँ कोई नहीं आएगा। अगले लोग या तो सामने वाले आंगन में मेहमानों का स्वागत कर रहे थे या नाटक सुन रहे थे। केवल वही लोग यहाँ गश्त करने आते थे और वो सुरक्षा यार्ड का प्रमुख होता था। स्वाभाविक रूप से इस समस्या को हल करने का एक तरीका है। फिर क्यू बायुआन भी चला गया। हालांकि थिएटर में जाने के बजाय वो उन गार्डों को खोजने गए जो गश्त करने आए थे और उनके गश्ती मार्गों को व्यवस्थित किया ताकि उन्हें काम करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। बेशक क्यू बायुआन के लिए यह असंभव है कि वो उन्हें पिछवाड़े में गश्त न करने दे। ऐसे में ये थोड़ा संदिग्ध है। हालांकि उसने मन ही मन बहुत खराब योजना बना रखी है। एक बार इसका खुलासा हो जाने पर वो भाग जाएगा, लेकिन यदि संभव हो तो वो फिर भी उजागर नहीं होना चाहता। आखिरकार अगर वो यहाँ है तो उससे मिलकर अच्छा लगेगा। एजेंट झांग ने उनकी सराहना की है और उनके अधीनस्थ उनके आदेशों का पालन करेंगे। अन्य स्थानों पर इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए क्यू का गश्ती मार्ग बदल गया है। हालांकि वे पिछवाड़े में जाएंगे, लेकिन दोनों समय के बीच का अंतराल थोड़ा लंबा है। इस तरह उनका समय लंबा हो जाएगा। गश्त की व्यवस्था करने के बाद क्यू बायुआन ध्यान से पिछवाड़े में आया और चारों ओर देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि किसी ने उसे नहीं देखा, वो तेजी से पिछवाड़े में घुस गया। फिर उसने कमरे में उपहार छिपा हुआ पाया, दरवाजे को धक्का दिया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तभी उसके सामने का दृश्य देखकर वो चौंक गया। हालांकि वो जानता था कि अस्पताल के बाहर पहले भी कई उपहार थे। उपहारों का पंजीकरण होते ही उसे इस कमरे में भेज दिया गया।
अस्पताल में ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए हालांकि वो जानता था कि वहां बहुत सारे उपहार थे, फिर भी उसे कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अब उसने पहाड़ी जैसे उपहार देखे हैं, जैसे नीली और सफेद चीनी मिट्टी की बोतलें, अध्ययन के 4 खजाने, सुलेख और पेंटिंग, सोने और चांदी के गहने, जो सभी उपलब्ध हैं। ये उपहार सीधे पूरे कमरे को भर देते हैं, बीच में केवल कुछ जगह छोड़ते हैं। क्यू बाओयुआन ने इन उपहारों को लाल आंखों से देखा और तेजी से सांस ली। वो जल्दी से निकटतम उपहार शेल्फ के पास गया, एक नीली और सफेद चीनी मिट्टी की बोतल उठाई और उसे प्यार से सहलाया, जैसे किसी दुर्लभ खजाने को छू रहा हो। फिर उसने फूलदान नीचे रखा, अपने पास एक सोने का हेयरपिन उठाया और उसे देखा, फिर दूसरे हाथ से एक तस्वीर उठाई और उसे खोलना चाहा। एक शब्द में कहे तो बहुत सारे उपहार हैं। क्यू बाओयुआन जो कुछ भी देखता है उसे देखना चाहता है और फिर उन्हें अपना मानता है। इस समय वो वर्तमान उपहारों से चकित हो गया है। उसका मन इन चीजों को दूर करने के विचार से भरा हुआ है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। सो ज़ैद बुद्ध। क्यू बाओयुआन बाएं और दाएं से देखा गया, लगभग खजाने के समुद्र में खो गया। सौभाग्य से अंतिम क्षण में भी उनमें स्पष्टता की झलक बनी रही। वो जानता था कि वो यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकता और किसी भी समय गश्त के लिए एक गार्ड आ जाएगा। हालांकि वो कमरे में प्रवेश नहीं करता था, लेकिन अगर वो लंबे समय के लिए बाहर जाता तो किसी भी समय उसका सामना हो सकता था। इसके अलावा इसमें थोड़ा शोर भी था, जो उनका ध्यान आकर्षित करता था। सर्वोत्तम चुनाव क्या है? जागे हुए क्यू बाओयुआन ने इन खजानों को ध्यान से देखना शुरू किया। हालांकि उसे सब कुछ पसंद था, फिर भी वो समझता था कि वो इन सभी चीजों को अपने साथ नहीं ले जा सकता। वो उनमें से केवल एक या कई को चुन सकता था, इसलिए अंततः उन्हें कैसे चुना जाए यह एक समस्या बन गई। क्योंकि वो बहुत अधिक नहीं ले जा सकता है, वो केवल सबसे मूल्यवान चीज चुन सकता है और वो आमतौर पर इसकी सराहना नहीं करता है, इसलिए वो सटीक रूप से निर्णय नहीं कर सकता है कि कौन सी चीज सबसे मूल्यवान है। क्या ये सिर्फ ज़ैद बुद्ध नहीं है? इस समय क्यू बाओयुआन ने अपने सामने ज़ैद बुद्ध को देखा। जल्दी से उसे अपने हाथ में पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और तुरंत उसे ठंडक का एहसास हुआ, यहाँ तक कि उसके सिर में स्पष्टता का एहसास भी हुआ। उनके हाथ में ज़ैद बुद्ध बहुत नाजुक और जीवंत है। जब क्यू बाओयुआन इसे देखता है तो उसे लगता है कि उसकी आंतरिक शक्ति बहुत शांत हो गई है, जैसे कि यह वास्तव में उसे साफ कर सकती है। क्यू बाओयुआन को लगता है कि यह बुद्ध प्रतिमा एक अच्छी चीज है। न केवल इसकी सामग्री बहुत अच्छी है, बल्कि नक्काशी की तकनीक भी सभी से मिलती जुलती लगती है। एक व्यक्ति जो क्यू बाओयुआन में इस पहलू को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता है, वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि यह एक अच्छी बात है। उन लोगों के अनुसार ये चीज सम्राट की राजधानी से लियो शिलोंग द्वारा वितरित की गई थी। वो एक उच्च पद पर है और वितरित कर सकता है। बेशक ये सामान्य सामान नहीं है, यह निश्चित रूप से इस छोटे से काउंटी या शहर से नहीं है। और क्या है? वो जानता है कि बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध को सलाम करना पसंद करता है, इसलिए उसे अपने भले के लिए इस उपहार पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ज़ैद बुद्ध के साथ खेलते समय क्यू बाओयुआन ने गुप्त रूप से विश्लेषण किया। यदि आप इसके बारे में सोचना चाहें तो उसे नहीं लगता कि यह कोई साधारण बात है। इतना ही, क्यू बाओयुआन ने अंततः अपना मन बना लिया और ज़ैद बुद्ध को चुना, इसलिए उसने तुरंत इसे अपनी बाहों में छिपा लिया। बाद में उसने चारों ओर देखा और छिपाने के लिए 2 रात के मोती ले लिए। बाद में वो पलट गया और कुछ अनिच्छा के साथ चला गया। हालांकि यहाँ बहुत सी चीजें थी, फिर भी वो उन सबको नहीं ले जा सका। इसके अलावा यदि बहुत सी चीजें गायब थी तो वो बाओयुआन का प्रमुख जिम्मेदार था। उसने अपनी बाहों की ओर देखा, क्योंकि कपड़े ढीले थे, इसलिए भले ही उसने एक ज़ैद बुद्ध और 2 नाइट मोती छिपाए हों, सतह से कोई समस्या नहीं थी। क्यू बाओयुआन ने घर का दरवाजा खोला, बाहर देखा और सुनिश्चित किया कि वहां कोई नहीं है। फिर वो तेजी से बाहर निकला, दरवाजा बंद कर दिया और आंगन से बाहर निकलने के बाद उसने हरकत की। फिर वो धीमा हुआ, अपने कपड़े ठीक किए और सामान्य स्थिति में लौट आया। जब वह आंगन से अधिक दूर नहीं था तो वह अभिभावकों के एक समूह के पास आया। जब उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने विनम्रता से उसका स्वागत किया। आखिरकार वे उनके वरिष्ठ थे। ठीक है, जब मैं गश्त करूं तो मुझे खुश करो, गंभीर रहो। आज यहाँ बहुत सारे मेहमान हैं, कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? क्यू बाओयुआन ने भीड़ की ओर देखा और गंभीरता से कहा। हाँ, क्यू बाओयुआन को आश्वासन दिया गया है कि कुछ नहीं होगा, आनिया गांटरो ने कहा। ठीक है, चलो टूर पर चलते हैं। क्यू बाओयुआन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, फिर उन्हें दूर कर दिया। ये देखकर कि सभी अभिभावक चले गए और पूर्व प्रांगण की ओर चले गए, क्यू के दिल को भी शांति मिली। उसने लगभग सही गेंद पर प्रहार किया। उसकी व्यवस्था के अनुसार बहुत समय था, लेकिन वो उस कमरे में उपहारों को देखकर चकरा गया और लगभग खो गया, जिसके कारण उसका बहुत अधिक समय बर्बाद हो गया। परिणाम स्वरूप वो लगभग खो गया। मेरे अपने लोग इसमें भाग गए। अपने कपड़ों को देखने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि उनमें कोई कमी नहीं है, क्यू बाओयुआन उस आंगन में गया जहां वह रहता था। नर्सिंग होम के लिए एक विशेष प्रांगण है। सभी नर्सिंग होम यहीं रहते हैं। हालांकि केवल नर्सिंग होम चाओ नर्सिंग होम का प्रमुख ही अकेले घर में रहने के लिए योग्य है, जबकि अन्य लोग एक घर में कई लोगों के साथ रहते हैं। चूंकि कमरा छोटा नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कमरे में प्रवेश करने के बाद क्यू बाओयुआन ने ज़ैद बुद्ध और रात के मोती को अपनी बाहों में ले लिया, उन्हें फिर से लालच से देखा और फिर कमरे में दूसरी पार्टी की तलाश करने लगा। हालांकि वो अकेले रहते हैं और अपने जीवन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो कपड़ों के लिए केवल एक कैबिनेट और कुछ सामान रखने के लिए एक बॉक्स है। अंत में क्यू बाओयुआन ने ज़ैद बुद्ध और रात के मोती को दस्ताने बॉक्स के नीचे रखने का फैसला किया। ऐसे में इस पर अभी भी कुछ बातें बाकी हैं। भले ही अन्य लोग दस्ताना बॉक्स खोलते हैं, वे नीचे ज़ैद बुद्ध और नाइट मोती नहीं देख सकते हैं। वे कल्पना नहीं कर सकते कि इन सामान्य और चरम चीजों के नीचे कई मूल्यवान खजाने हैं। विशेष रूप से हरे रंग का उज्ज्वल ज़ैद बुद्ध बिल्कुल एक दुर्लभ खजाना है। जब उन्होंने बॉक्स की तस्वीर ली तो क्यू बाओयुआन बहुत संतुष्ट हुए। उसके यहाँ आमतौर पर कोई नहीं होता था। अब उन दोनों बातों को उन्होंने खुद ही छिपा लिया है। ये बिल्कुल सुरक्षित है। हालांकि रातों में नींद आने से रोकने के लिए क्यू बाओयुआन ने जितनी जल्दी हो सके इन चीजों से छुटकारा पाने का फैसला किया और उन्हें एक दिन के लिए अपने हाथों में दे दिया, जो दूसरे दिन के लिए खतरनाक होगा।
इसके अलावा उसे अब वास्तव में पैसे की जरूरत है। निस्संदेह यह आज संभव नहीं है। आखिरकार वहां इतने सारे मेहमान हैं कि वहां से निकलना नामुमकिन है। इसके अलावा अगर यह आज अचानक गायब हो जाता है तो यह अन्य लोगों के संदेह का कारण बनेगा। मैं इन चीजों को कल काले बाजार में ले जाऊंगा। ये चीजें नियमित चैनलों के माध्यम से नहीं जा सकती, क्यू बाओयुआन ने सोचा। बाद में क्यू बाओयुआन ने अपना दरवाजा बंद कर दिया और नाटक सुनने के लिए सामने वाले यार्ड में चला गया। एक तो ये साबित करना था कि वो हर समय लोगों के सामने रहे हैं। दूसरी बात यह थी कि पैसे का समाधान हो गया था, वो भी इसका लुत्फ उठा सके। उन्होंने लंबे समय से नाटक नहीं सुना था और उनके पास एक दुर्लभ अवसर था। जब क्यू बाओयुआन सामने वाले आंगन में पहुंचा तो ओपेरा आ रहा था और उसके आसपास के लोग जयकार कर रहे थे। नवागंतुक तो क्यू बाओयुआन भी उत्साहित थे और भीड़ में शामिल हो गए। ये सिर्फ इतना है कि क्यू बाओयुआन, जो सामने के आंगन में नाटक सुन रहा है, यह नहीं सोचता कि ज़ेड बुद्ध जिसके बारे में वह सोचता है कि वह कभी नहीं होगा, बदल गया है। ग्लोव बॉक्स में प्रकाश की एक चमक के बाद हरा ज़ेड बुद्ध गायब हो जाता है। इसके बजाय यह एक छोटी बुद्ध लटकने वाली मशीन है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि सामग्री पूरी तरह से अलग है, लेकिन आकार भी कई बार कम हो गया है।